हेलो एवरीवन, मैं अंकुर वावेले आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर। मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कक्षा 7वीं से लेकर कक्षा 12वीं तक का संपूर्ण पाठ्यक्रम बिल्कुल निःशुल्क में उपलब्ध करा रहा है। मतलब कि आपको यहां पर किसी प्रकार का कोई पेमेंट नहीं करना है, कोई सब्सक्रिप्शन परचेज नहीं करना है। सभी वीडियोस मिलते हैं आपको यहां पर बिल्कुल निःशुल्क में, वो भी क्वालिटी कंटेंट और बेस्ट फैकल्टीज के साथ। अब बात करेंगे कि आज हम इस वीडियो में क्या देखने वाले हैं। आज थोड़ा सा सरप्राइजिंग होने वाला है। हम बात करने वाले हैं, कुछ एक नई चीज आ गई है। सीबीएसई ने आपका सैंपल पेपर रिलीज कर दिया है, तो हम उसका सॉल्यूशन भी देखेंगे और कुछ बदलाव भी हुए हैं। जिससे कोविड वाले जो बच्चे रहे होंगे उनका तो ठीक है कि उनने अलग अलग तरीके से पेपर दे लिया, तो हम अपना पेपर पैटर्न भी समझेंगे, साथ ही साथ कौन सा पेपर सीबीएसई ने दिया है उसके सॉल्यूशन के ऊपर भी हम बात करेंगे। तो चलिए बात करते हैं। अब ये बहुत अच्छे से देखना, क्योंकि आपका पेपर ऐसा ही कुछ होने वाला है, तो इसी को देखकर हमको तैयारी भी करनी है, इसी तरीके से हमको तैयारी भी करनी है। तो पूरा वीडियो आप देखिएगा ताकि आपको पता चल सके कि क्वेश्चन कौन कौन से आ रहे हैं और उन्होंने अपने सैंपल पेपर में किस किस प्रकार के प्रश्न उठाए हैं। सबसे पहली बात है कि आपके पेपर के अंदर आपको 6 पार्ट देखने को मिलेंगे। पार्ट ए, बी, सी, डी, ई और एफ। अब ए बी सी डी एफ के अंदर अगर बात करते हैं, यहां पर आप देखें तो इनको आबा सादा है ना, ऐसे करके भी लिख सकते हैं। अपन ने इंग्लिश में लिख लिया ए बी सी डी, मतलब 6 भाग आपको मिलेंगे। और पेपर के अंदर आपको प्रश्न संख्या जो देखने को मिलेगी कुल वो होगी 37, मतलब 1 से लेकर 37 नंबर तक के प्रश्न होंगे। इनके अंदर जो होगा वो चलता रहेगा, लेकिन गिनती 1 2 3 4 करके ऐसी कहां तक होगी, 37 यानी कि 37 तक होगी। और सभी प्रश्न आपको करने हैं, ऐसा कोई प्रश्न आपके लिए नहीं बनाया गया है कि आपको छोड़ना है। मतलब अगर कोई प्रश्न में उनको रखना होगा ऑप्शन, तो वो उस प्रश्न के अंदर होगा कि भैया प्रश्न नंबर 4 में 2 दिए गए हैं, कोई एक कर लो। ऐसा नहीं होगा पेपर में कि पेपर में आपको 42 प्रश्न दे दिया या 50 प्रश्न दे दिया, बोले कोई से भी 37 कर दो, ऐसा नहीं है। आप मतलब क्या है, जितनी प्रश्न संख्या दी गई है पहले से लेकर 37 तक आपको आपकी जो आपकी आंसर कॉपी होगी, आपकी जो उत्तर पुस्तिका होगी, उसमें पहले प्रश्न से लेकर 37वें प्रश्न तक के उत्तर लिखे होने चाहिए, तभी नंबर मिलेंगे। अब खंड आ के अंदर बात करें, खंड ए या पार्ट ए के अंदर हम बात करें, तो ये सबसे पहला भाग होगा। इसमें आपको बहुविकल्पीय प्रश्न देखने को मिलेंगे, एमसीक्यू टाइप के, जिसमें प्रश्न संख्या 1 से लेकर 20 तक की बात हम करेंगे। जो एक आता है वहां से लेकर 1 2 3 4 20, तो ऐसे करके 20 तक हम जाएंगे और हर एक प्रश्न के लिए 1 नंबर होगा। मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, ये 20 नंबर आपको कवर करके देगा। तो जो भी चीजें हम वीडियो में पढ़ते हैं तो आप बहुत ध्यान से पढ़ा करें, उनके नोट्स भी साथ में बनाया करें। चूंकि हम लोग स्लाइड का उपयोग करते हैं तो आप आसानी से नोट्स उनके बना सकते हैं, क्योंकि अपने खुद के नोट्स जो है वो थोड़ा सा अच्छा काम करते हैं। चूंकि आप देख रहे हैं पहला ही खंड अगर आपसे 20 में से 17 18 19 बन गए, 20 में 20 बन गए और इस पे नंबर कटने कोई गुंजाइश नहीं होती। सही तो पूरे, गलत तो फिर साफ जीरो। हीरो या जीरो वाला सेगमेंट है ये, समझ रहे हैं ना। अब अगले पार्ट पर बात करते हैं, खंड बी। प्रश्न संख्या 21 से 24 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। मतलब आपके इनके आंसर आपको बहुत छोटे 40 शब्द के अंदर देना है, 2-3 लाइन के अंदर आपको जवाब दे देना है। और प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक कितने होंगे, 2। तो 21 से लेकर 24 तक कितने हो गए, 21 22 23 24, मतलब संख्या कितने की, प्रश्न कितने हो गए, 4, और नंबर कितने मिलने, 2। तो टोटल कितने हो गए, 2 गुणा 4 बराबर, टोटल यहां से ये वाला पार्ट आपको कितने कवर करेगा, 8। खंड सा के अंदर बात करें तो 24 तक तो हो गई बात। अब 25 से आएगा तो 25 से 29 तक ये कैसे प्रश्न होंगे, ये अति लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे। अति लघु उत्तरीय अपन ने देख लिया। लघु उत्तरीय मतलब उससे थोड़ी से बड़े आप लिखेंगे आंसर। उसमें 40 शब्द तक लिख रहे थे तो इसमें कितने लिखेंगे, 60 शब्द तक आप लिख सकते हैं। ऐसा नहीं गिन के नहीं कि बोले हमने लिखा 60, अंदाजा लगा के 5-6 लाइन में आपको इसका जवाब लिखना है। और हर एक प्रश्न का अंक कितना होगा, 3। तो यहां कितने होगा, 25 26 27 28 29, 5 हो गए। और हर एक प्रश्न का 3 नंबर मिल रहा है, तो कितने हो जाएंगे टोटल इस भाग से, तो इस पार्ट से आपको 15 नंबर मिल जाएंगे, 20 8 और 15, ये हमने बात कर ली अभी। अब चौथे भाग पर आते हैं, पार्ट डी या खंड डा। प्रश्न संख्या 30 से लेकर 33 तक, तो कितना होगा यहाँ पर, 30 31 32 और 33, 4 आ गए। और हर एक प्रश्न जो है वो 5 नंबर का है। क्यों 5 नंबर का है, क्योंकि ये कैसा है, दीर्घ उत्तरीय, थोड़ी सा बड़ा आपको लिखना पड़ेगा, लगभग 120 शब्दों में। जो लघु उत्तरीय आप लिख रहे थे उससे लगभग दुगना आंसर बड़ा लिखना पड़ेगा आपको, 120 शब्दों में लिखना होगा। तो ये 4 प्रश्न जो है हर एक 5 अंक का है, तो आपको टोटल कितने मिल जाएंगे यहाँ पर, 20 मिल जाएंगे, 20 8 15 20। तो आप देखो यहां से हमने कितना कवर कर लिया टोटल, 20 और 20 40, 10 50, 50 और 5 55, 55 और 8 कितने होगा, 63 नंबर के आसपास की हमने यहां पर बात कर ली है। क्लियर, आगे चले।
फिर आएगा अगला भाग जिसको आप कहेंगे खंड ई। इसमें प्रश्न संख्या क्या है, 34 से लेकर 36 तक, 34, 35, 36, मतलब टोटल 3 प्रश्न हैं यहाँ पर। और प्रत्येक प्रश्न के अंदर 3 उप प्रश्न होंगे, मतलब एक दो उसके अंदर, मतलब 34 के अंदर 34A, 34B, 34C या 34.1, 34.2, 34.3 ऐसे करके भी होगा। 3 उप प्रश्न होंगे। केस आधारित होगा, मतलब ये वाला जो पार्ट है वो कैसा है, केस आधारित आपका होगा। एक केस आपको दिया जाएगा, उसको पढ़ के आपको जवाब देना है। तो ये पक्के पकाए आंसर होते हैं। अगर आपने पूरा चैप्टर पढ़ा है तो ये नंबर आपके हिल नहीं सकते। यहाँ पर आप देखो 3 है और प्रत्येक का 4 अंक मिलना है, मतलब टोटल यहां से कितना आ जाएगा, 12 नंबर की बात यहां पर हो गई। फिर मानचित्र आधारित पर बात करनी है। 37वां सवाल प्रश्न जो होगा वो मानचित्र आधारित होगा, जिसमें 2 भागों के 5 अंक यहाँ पर आपको दिए गए हैं। इतिहास के मतलब एक पार्ट इतिहास का होगा, 2 अंक का होगा, और एक भूगोल का होगा, 3 अंक का होगा। टोटल 5 नंबर आपको यहां से मिलेंगे। तो 12 और 5 17 और 3 20 की कहानी यहां पर आपकी क्या हो जाती है, ये पूरा हो जाता है यहाँ पर कि ये 20 नंबर यहाँ पर पूरे हो जाते हैं। क्लियर। और बाकी आप देखेंगे कि यहाँ पर आप इसके पहले वाले पार्ट में अपन बात कर ही चुके हैं क्या क्या है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं बहुविकल्पी प्रश्न 20 नंबर के आ गए। फिर आप देखें प्रत्येक 2 नंबर का तो 8 नंबर के आ गए। फिर 25 से लेकर 29 तक लघु उत्तरीय प्रश्न 3 नंबर के, तो ये 12 नंबर के आ गए, है ना। तो ऐसे है ना, ये कितने का हो गया, 20 नंबर का हो गया, ये 8 नंबर के हो गए, ये 12 नंबर के हो जाते हैं। है तो ऐसे आप इनको सबको जोड़ सकते हैं। तो आपका क्या हो जाएगा, लगभग 80 नंबर के आसपास की प्रश्न संख्या यहां पर हो जाएगी। एक बार प्रश्न संख्या देख लीजिए, 20 तक ये हो गया, 21 से 24 तक ये हो गया, फिर 25 से 29 तक ये हो गया, फिर 30 से 33 तक ये हो गया, फिर 34 से 36 ये हो गया, और 37 में ये हो गया। सारे प्रश्न हो गए। अब प्रश्न पत्र में कोई समग्र विकल्प नहीं है ना, किसी प्रकार का कोई विकल्प नहीं है। सभी प्रश्नों में आंतरिक विकल्प प्रदान किए गए हैं, जिस पर जरूरत है उसमें किया गया है। इसके अलावा जहां प्रत्येक अनुभाग और प्रश्न के साथ कोई अलग निर्देश कुछ उन्हें करवाना है, मैप पर करवाना है, तो हर एक प्रश्न के निर्देश अगर कोई अलग से बात आती है तो वहां पर दी गई है। ये निर्देश बात क्लियर है, यहां से पता चल गया पेपर में क्या क्या आने वाला है। तो बहुविकल्पी आएगा, अति लघु उत्तरीय आएगा, लघु उत्तरीय आएगा, दीर्घ उत्तरीय आएगा, केस आधारित आएगा, मानचित्र आधारित आएगा। क्लियर बात, चले आगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 1, एशियाई और अफ्रीकी देशों की उपनिवेशीकरण में किस बात ने मदद की। तो पहला खंड हमारा स्टार्ट हुआ, खंड ए, जिसमें हम एमसीक्यू के बारे में, मतलब कि क्या हो गया यहां पर, ये बहुविकल्पी क्या हो गया, इसको आप बहुविकल्पी भी कह सकते हैं। क्या होगा, ये बहुविकल्पी कहलाएगा। तो इसमें आप बहुविकल्पी प्रश्न देखेंगे। तो एशियाई और अफ्रीकी देशों के उपनिवेशीकरण में किस बात ने मदद की, निम्नलिखित विकल्पों में से सही कथन आपको बताना है। जैसे हम बात कर रहे हैं, 4 ऑप्शन है, व्यापार के विस्तार के लिए अंतर सरकारी नीतियां, दूसरा है मात्र देशों को विस्तार के लिए सरकारी आमंत्रण, प्रौद्योगिकी निवेश और परिवहन में सुधार, इन क्षेत्रों के पूंजीपति उपनिवेशिक शक्तियों के साथ व्यापार करना। तो ये 4 ऑप्शन यहां पर बताए गए हैं, ए बी सी डी, ये 4 ऑप्शन बताए गए हैं। तो सही जवाब क्या है, प्रौद्योगिकी निवेश और परिवहन में सुधार। इन कारण से इनने क्या किया, यहां पर ये मदद करी औपनिवेशीकरण के, मतलब उपनिवेश बनाने में एशियाई और अफ्रीकी देशों में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र बाल गंगाधर तिलक के द्वारा शुरू किया गया था। आपको बता दें कि बाल गंगाधर तिलक एक समूह था जिसको गर्म दल कहते हैं, लाल बाल पाल कहते हैं। तो उसमें से जो बाल हैं वो कौन है, बाल गंगाधर तिलक हैं। तो इन्हें कौन सा समाचार पत्र शुरू किया था, हिंदू, केसरी, सुधारक और प्रताप। 4 समाचार पत्र आपके सामने लिखे हैं, चारों समाचार पत्र हैं, मतलब कुछ ना समाचार पत्र है, मैगजीन के फॉर्म में लिखे। इसमें से हमें बाल गंगाधर तिलक वाले को बताना है। तो इनके द्वारा जो समाचार पत्र निकाला गया है वो केसरी है। केसरी नाम का समाचार पत्र बाल गंगाधर तिलक के द्वारा निकाला गया है ना। तो इस प्रकार के प्रश्न आपके बन सकते हैं, बिल्कुल आपको ये तो गलत करना ही नहीं है। कभी आ गया तो इस प्रकार के प्रश्न बनेंगे, उनको अपन भी पढ़ते चलेंगे साथ में, है ना। ध्यान नहीं भटकाना, यहाँ वहाँ मोबाइल चलाना कम कर देना, घूमना कम कर देना, और जो भी बातें करते हो यहाँ वहाँ, तो सब अभी क्या बोर्ड है, फेल हो गए ना तो फिर समझ रहे हो ना, फिर कहीं की दशा कुछ नहीं रहेगी। तो आप समझ लो मैं क्या बोलूं, शब्द क्या कहें, है ना। तो अभी अगर आप अपना अच्छा नहीं करेंगे तो कहीं अच्छा नहीं होगा। तो आप अपने हिसाब से थोड़ी सा समझ के, अभी समय है अपने पास, अभी आपका हाफ ईयरली आने वाला होगा, तो आप तैयारी बहुत अच्छे से करके चलें ताकि फाइनल में एकदम फोड़ दें, मटकी फोड़ टाइप का हो जाए और एकदम दबा के नंबर आपको आ जाए, है ना। ऐसा लगे कि कोई कहे कि यार बोले ये लड़का तो पढ़ने में ठीक था ही नहीं, इतने नंबर कहाँ से आ गए। ऐसा ही करना है ना, मतलब
मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे, वैसा ही कुछ करना अपन को, है ना। नीचे दी गई, अगले प्रश्न पर बात करें, नीचे दी गई तस्वीर को देखिए और निम्नलिखित विकल्पों में से पेंटिंग के चित्रकार को आपको बताना है ना। आपने चैप्टर जब हमने पढ़ा था तब आपने पढ़ी थी, ये फोटो के बारे में अपन ने जिक्र किया था। फोटो आप देखेंगे और इस फोटो की कहानी भी हमने देखी थी। इसमें 2 औरतें हैं और एक पुरुष है और ये एक फोटो लगाई गई थी, उसकी कहानी वीडियो में पड़ी हुई है, जो हम चैप्टर पढ़ रहे थे उसमें अपन ने पूरी बात करी थी इसके बारे में। तो आपको बताना है कि ये जो पेंटिंग है वो किसके द्वारा बनाई गई है। चित्र कई बार बहुत कुछ बोलते हैं, देखने का तरीका आपका अलग होना चाहिए, ऐसा भी हो सकता है। अब हो सकता है कि आपको कई बार ऐसा लग रहा हो कि भाई ये तो इससे प्रपोज करने आया हो, कई बार ऐसा लग सकता है कि ये दोनों आए हो और ये उनकी कोई सहेली हो या रिलेटिव हो या बहन हो, उसको समझाने बुझाने आए हो कि तुम कोई दिक्कत नहीं, परेशान मत हो। हमें कभी होता है ना, अपन कम नंबर आते हैं, फेल होते हैं, कुछ होता है तो कोई समझाने आता है, तो परिस्थिति कैसी है उसके हिसाब से तो चित्र बनाएगा। चित्र बहुत कुछ बोलते हैं, तो ये चित्र किसने बनाया है ये बताना है। 4 ऑप्शन है, अवनींद्रनाथ टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर, राजा रवि वर्मा और सामंत दास गुप्ता। तो राजा रवि वर्मा जो हैं वो इसके चित्रकार हैं, वास्तविकता में उनके द्वारा ये चित्र बनाया गया था। अब एक सवाल जो है वो चित्र वाला तो जो दृष्टिहीन बच्चे हैं उनके लिए नहीं होगा, तो वैसा ही कुछ एक उनके बदले में सवाल रख दिया गया है जिसका वो आंसर दे पाए। ये केवल दृष्टिहीन, जो दृष्टि बाधित, मतलब जिनको देखने में थोड़ी सी परेशानी है, उनके लिए सवाल दिया गया है कि गीत गोविंद पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन थे। गीत गोविंद किसके द्वारा लिखी गई है? तुलसीदास के द्वारा, सूरदास के द्वारा, जयदेव के द्वारा या रैदास के द्वारा? किसके द्वारा लिखी गई है ये आपको बताना है। तो सही जवाब है गीत गोविंद जो है वो किसके द्वारा लिखी गई है? जयदेव की रचना है, जयदेव साहब के द्वारा इसको लिखा गया है, उसके रचयिता जयदेव साहब हैं। अगला प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें। समय के हिसाब से आपको उसको जमाना है। सबसे पहला सवाल आता है कि प्रिंट संस्कृति ने फ्रांसीसी क्रांति के लिए स्थितियां बनाई। दूसरा ऑप्शन आता है मार्टिन लूथर के लेखन ने प्रोटेस्टेंट सुधार की शुरुआत की। मेनोचियो ने बाइबल के संदेश की पुनर्व्याख्या की और जोहान गुटेनबर्ग ने प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया। 4 ऑप्शन है, एक क्रम में बताना कि पहले कौन हुआ, फिर कौन हुआ, फिर उसके बाद कौन हुआ, ऐसे कुछ बताना है। ऑप्शन नंबर 1 क्या कहता है कि पहले तीसरी वाली बात हुई, बाइबल का पुनर्व्याख्या हुई, फिर दूसरी बात हुई मार्टिन लूथर आए, फिर पहली बात हुई प्रिंट संस्कृति ने फ्रांसीसी के लिए स्थितियां बनाई, फिर बाद में जाकर जोहान गुटेनबर्ग आते हैं। ऐसे 4 ऑप्शन हमको दिए गए हैं। तो हमारा सही जवाब क्या है? हमारा सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। सबसे पहले बात प्रिंटिंग प्रेस आई, प्रिंटिंग प्रेस के बाद मार्टिन लूथर ने लेखन से प्रोटेस्टेंट सुधार की शुरुआत करी। फिर तीसरी बात आती है कि बाइबल के संदेश की पुनर्व्याख्या की गई और फिर बाद में आती है पहली बात कि फ्रांस की प्रिंट संस्कृति ने फ्रांस की क्रांति के लिए स्थितियां बनाई। अब अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5 कि निम्नलिखित जानकारियों की सहायता से फसल की पहचान करें। ये 4 जानकारियां आपको दी गई हैं, इसके बाद 4 ऑप्शन आपको मिलेंगे। फसल पहचाननी है, अगर गेहूं वेहूं खाते हैं आप, दाल चावल खाते हैं तो बिल्कुल पहचान लेना, आंसर गलत मत कर देना, है ना। नहीं तो इसका मतलब क्या है, फिर आपको समझ लो फिर आप इसका कि आप उसको प्यार से नहीं खाते हैं। यह एक ऐसी फसल है जिसका उपयोग भोजन और चारे दोनों के रूप में किया जाता है। क्या बताया था ऐसी फसल जो भोजन और चारे दोनों के रूप में की जाती है? यहां बता देता हूं मैं आपको कि हम क्या करते थे, ज्वार या बाजरे को हम उपयोग करते थे, वो क्या थी, उसको हम चई के रूप में जानवर के लिए और इंसान के लिए दोनों के लिए। एक खरीफ की फसल है, इसके लिए 21 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 27 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच का तापमान है। तो ज्वार भी क्या है, खरीफ की फसल है। यह पुरानी जलोढ़ मिट्टी में अच्छी तरह से उगाया जाता है, यह भी सही बात है। और आधुनिक आदानों के उपयोग ने इस फसल के उत्पादन को बढ़ाने में योगदान दिया है। मतलब आधुनिक आदानों मतलब जो इन्वेस्टमेंट हुआ है, इनपुट आए हैं। आदान का मतलब अंग्रेजी में होता है इनपुट, है ना। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, कहलाता है इनपुट। तो इसको इनपुट कहा जाता है। इन इनपुट्स के आधार पर मतलब जो भी आप लगा रहे हैं उनके आधार पर इसके उत्पादन में बढ़ोतरी हुई है। अब 4 ऑप्शन आपके सामने, गेहूं, मक्का, चावल और गन्ना, है ना। तो यहां पर सॉरी ज्वार ना अपन करके क्या कहते हैं, यहां पर ज्वार ना कहके यहां क्या कहते हैं, मक्का, सॉरी, है ना। मक्का जो है उसको अपन उगा रहे थे, किसके लिए, इंसान, मतलब इंसान भी खाता है और जानवर दोनों खाते हैं, चई के रूप में उसको निकालते हैं, मक्का, मकाई जो कहलाती है।
चार ऑप्शन है, गेहूं, मक्का, चावल और गन्ना। इतनी देर में तो आंसर समझ ही गए होंगे। तो क्या है? मक्का है। हमने पढ़ा है, आपने देखा होगा, अभी हमने बात करी है इसके बारे में। अब कई सारे वीडियोस में अपन बात करी है, पढ़ते हैं, फसलों के बारे में पढ़ते हैं। तो मक्का जो है एक ऐसी फसल है जो गेहूं मतलब सॉरी जो इंसान भी खाता है, और फिर उसको अगर जरूरत पड़ती है तो उसको पहले ही काट कर ले जाते हैं और जानवरों को खिलाते हैं। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 6, वनों का निम्नलिखित में से कौन सा विवरण सही नहीं है? ये बताना है आपको कौन सा विवरण सही नहीं है। आरक्षित वन, आधे से अधिक वनों का आरक्षण किया गया, ये भी सही बात है। संरक्षित वन, वनों के 13 क्या होगा, 13% का आरक्षण किया गया। अवर्गीकृत वन, सरकार और निजी व्यक्तियों के तहत वन का आरक्षण। लकड़ी के उत्पादन के लिए स्थानीय, आरक्षित और अवर्गीकृत वन, लकड़ी का उत्पादन के लिए नहीं। तो ये इस तरीके से मतलब अगर हम करते हैं तो लकड़ी के उत्पादन के लिए नहीं था ये, तो यही क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा कि विवरण सही नहीं है। बाकी तो सही बता दिया हमने। लकड़ी के उत्पादन में मतलब किसके लिए ये बताना पड़ेगा ना, कि अंग्रेजों के लिए कि हमारे लिए। हम लोग को तो जाने नहीं देते थे, जानवर चराने नहीं देंगे, तो ये वाला एक तरीका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7 क्या कहता है? आपको एक तरफ संसाधन दिए हैं, एक तरफ उदाहरण दिए हैं। संसाधन का मतलब क्या होगा कि ABCD, नवीकरणीय संसाधन, अनवीकरणीय संसाधन और राष्ट्रीय संसाधन, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, ये संसाधन में आपको दिए गए हैं। फिर उदाहरण दिए गए हैं, वन और वन्य जीवन, महासागरीय संसाधन, सड़कें, नहरें और रेलवे, खनिज और जीवाश्म ईंधन, ये आपको इस तरफ दिया गया है। 4 विकल्प दिए गए हैं। अब आपको मिलाना है कि नवीकरणीय संसाधन कौन है। पहले एक एक पकड़ते हैं और एक एक से मिलाते हैं, फिर अपन आंसर बाद में देखेंगे। नवीकरणीय संसाधन क्या है बताइए जल्दी, क्या होगा? 4 ऑप्शन है, वन और वन्य जीव, महासागरीय संसाधन, सड़कें, नहरें और रेलवे, खनिज और जीवाश्म। तो आपको जैसे खनिज और जीवाश्म समझ में आया ना, तो नवीकरणीय को छोड़ दो, अनवीकरणीय को पकड़ लो। बोले सर ये पकड़ लेते, ये आगे ऐसे ही करते ना अपन, पेपर में ऐसे दिमाग दौड़ता ना, तुरंत इसको लगा दिया, ये इसका मिल जाएगा। मतलब बी का चौथा, यहाँ फिर अपन मिलाएंगे बी का चौथा, कहाँ कहाँ होगा बी का चौथा। अब या तो ये होगा या ये होगा। अब और किलो जाते हैं। राष्ट्रीय संसाधन क्या है, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन क्या है? तो राष्ट्रीय संसाधन क्या है, वो अंतर्राष्ट्रीय। तो अंतर्राष्ट्रीय को पकड़ लेते हैं, क्या है? तो ये महासागरीय संसाधन जो होगा वो अंतर्राष्ट्रीय हो सकता है। मतलब डी का 2 के साथ कौन मिल रहा है? ये डी का 2 के साथ मिल रहा है यहां पर। ऑप्शन नंबर ए सही होना चाहिए, बस ऐसे ऐसे ही तो निकालना है। क्या है, आ गया कि नहीं है जादू के नहीं? तो देखो ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। चले अगले सवाल की तरफ। प्रश्न नंबर 8, बेल्जियम में सत्ता के बंटवारे की व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। निम्नलिखित में से गलत की पहचान करें। 4 ऑप्शन है, ABCD। केंद्र सरकार में डच और फ्रांसीसी समुदाय के सदस्यों की समान संख्या। ऑप्शन नंबर बी है, समुदायों के समान प्रतिनिधित्व के साथ ब्रुसेल्स के लिए अलग अलग सरकार, ना के लिए अलग सरकार, राज्य सरकार को केंद्र सरकार के अधीन होना, और एक भाषा समुदाय के लोगों द्वारा चुनी गई सामुदायिक सरकार। कहां बताना है? बेल्जियम की सत्ता के बंटवारे की व्यवस्था में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना, गलत की पहचान करनी है। तो क्या गलत है इसमें से? राज्य सरकार को केंद्र सरकार के अधीनस्थ होना, ये अब मानेंगे, ये वाला जो सेंटेंस है वो गलत है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारत में केंद्र और राज्य के विधान के अंतर्गत आता है? मतलब केंद्र सरकार भी इस पर कानून बना सकती है और राज्य सरकार भी बना सकती है। शिक्षा, वन, बैंकिंग और व्यापार, ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो इसमें से जो शिक्षा है, मतलब आपने देखा होगा कि आप स्कूल में कुछ लोग बच्चे वीडियो देख रहे होंगे, जो वो देख रहे होंगे CBSE में पढ़ते होंगे, और कुछ देख रहे होंगे जो अपने स्टेट बोर्ड में पढ़ते होंगे। तो स्टेट बोर्ड वाले भी मतलब शिक्षा पर कानून राज्य सरकार भी बना सकती है और केंद्र सरकार भी बना सकती है। ऐसा एक कॉमन विषय हो जाएगा, वो क्या होगा? उसको शिक्षा कहेंगे। प्रश्न नंबर 10, नारीवादी आंदोलनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? 4 ऑप्शन है आपके सामने, A, B, C और D। एक समूह जो ग्रामीण और शहरी स्तर पर कामकाजी महिलाओं को अधिक शक्ति देने का पक्षधर है। दूसरा, एक आंदोलन जो शहरी क्षेत्रों में महिलाओं को विशेष अधिकार देने में विश्वास रखता है। रेडिकल महिला आंदोलन का उद्देश्य व्यक्तिगत और पारिवारिक जीवन में समानता लाना है। निर्णय लेने में स्त्री और पुरुष के दृष्टिकोण को देखने की प्रथा। नारीवादी आंदोलन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, ये बताना है। तो आप देखिए आंसर क्या है, रेडिकल महिला आंदोलनों का उद्देश्य व्यक्तिगत और पारिवारिक जीवन में समानता लाना है। मतलब ये क्या चाहते हैं कि भाई परिवार के अंदर भी और समाज के अंदर भी महिला पुरुष की समानता हो, ये इनका उद्देश्य था। अगले प्रश्न पर बात करेंगे, प्रश्न नंबर 11 कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है? आ और बा। पार्टियां दी गई हैं, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी और मिजो नेशनल फ्रंट, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, वाम मोर्चा, क्षेत्रीय पार्टी, संयुक्त प्रगतिशील पार्टी या प्रगतिशील गठबंधन। ये 4 ऑप्शन बताए गए हैं।
भारतीय जनता पार्टी को अगर आप देखेंगे तो इसका बताना है कि भाई ये कौन से अलायंस, मतलब ये कैसे, ये क्या लिखे हैं, एक तरीके से लिखा है जो दो पार्टियां, तीन पार्टियां, चार पार्टियां मिलकर अपना जो वो बनाती है ना गठबंधन, तो गठबंधन के नाम लिखे। तो भारतीय जनता पार्टी तो कौन सा सही सुमेलित है ये बताना है। तो कांग्रेस का जो है वो क्या है, संयुक्त प्रगतिशील यूनियन प्रोग्रेसिव अलायंस करके है, तो ये तो इसका सही है, तो ये तो गलत हो गया, मतलब ये गलत हो गया। मिजो नेशनल फ्रंट क्या हो गई, ये क्षेत्रीय पार्टी हो गई, तो मतलब ये भी गलत हो गया। जब इसका यहां मिल गया तो फिर ये भी गलत हो गया। बचा क्या, भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, इसको आप एनडीए भी कहते हैं, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। क्लियर बात। तो ऐसे अपन निकालेंगे, कैसे निकालना है, इसमें अपन ने देखा भैया कांग्रेस पार्टी का इसके साथ मिलता है, तो ये तो गलत हो गया, साथ ही साथ ये भी गलत हो गया, मतलब ये भी नहीं आएगा। अब बचा कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया को आप देखते हैं कि कांग्रेस पार्टी में ये वाम मोर्चा से संबंधित है, तो ये भी गलत हो गया। या आप मिजो नेशनल फ्रंट को देख लेंगे तो क्षेत्रीय पार्टी संबंधित, ये भी गलत हो गया। तो बचा क्या, एक। निकाल पाएंगे आंसर की उसमें समस्या आएगी, कुछ समस्या तो नहीं आनी चाहिए, है ना। तो क्या हो गया, सही आंसर लगा लिया कि भारतीय जनता पार्टी वाला सही आंसर हो गया। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। दो कथनों को अभिकथन ए और कारण आर के रूप में चिन्हित किया गया है, अपने उत्तर के रूप में चिन्हित करें कि नीचे दिए गए कोड के अनुसार, है ना, जो नीचे कोड दिए गए हो उसके अनुसार हमें उत्तर में चिन्हित करना। पहला, एक आपको अभिकथन या दावा, इसको आप कह सकते हैं कि लोकतंत्र एक जवाबदेह, उत्तरदायी और वैध सरकार है, ये ऐसा कहा जा रहा है, कथन है। कारण क्या है कि लोकतंत्र में नियमित, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होते हैं और निर्णय लेना मानदंडों और प्रक्रियाओं पर आधारित होता है ना। तो ये बात तो कुछ समझ में सही आ रही, क्या है, तो चार ऑप्शन है ए बी सी डी, कि पहला और दोनों सत्य है, आर ए की सही व्याख्या करता है ना। फिर दूसरा, ए और आर दोनों सत्य है लेकिन व्याख्या सही नहीं करते हैं, तो इसमें सही जवाब क्या हो जाएगा, तो सही जवाब पहला दूसरा सही है। लोकतंत्र में जवाबदेहता, उत्तरदायी और वैध सरकार होती है, ये आप जानते हैं। साथ ही साथ जो ऑप्शन नंबर बी की बात कर रहे हैं हम, कारण की, तो ये सही व्याख्या भी कर रहा है, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इस कारण से ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने प्रश्न नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा धर्म श्रीलंका के लोगों द्वारा अपने में संरक्षित और पोषित किया गया है। चार ऑप्शन है, ईसाई, हिंदू, बौद्ध और इस्लाम, है ना। तो उनके लोगों के द्वारा अपने में संरक्षित, मतलब अपने संविधान की बात कर रहे हैं, अपने संविधान में, अपने संविधान में, उनके अपने संविधान में उसको संरक्षित किया गया है और पोषित किया गया है। संविधान लिखकर भी नहीं आता तब भी कोई दिक्कत नहीं है। श्रीलंका में मैक्सिमम क्या है, बौद्ध धर्म के लोग हैं, तो क्या हो जाएगा, बौद्ध सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने प्रश्न नंबर 14, दिए गए आंकड़ों को पढ़िए और पता लगाइए किस राज्य के बच्चों ने अधिकतम प्राथमिक शिक्षा प्राप्त की है। हरियाणा, केरल और बिहार, ये तीन राज्य आपको दिए गए हैं और ये 4-5 चीजें आपको यहां पर बताई गई हैं। प्रति व्यक्ति आय 2018 के लिए, है ना, 2018 के लिए ये रुपए में बात की गई है। शिशु मृत्यु दर 1000 2018 में, साक्षरता दर पर बात की गई है। प्रति व्यक्ति, प्रति 100 व्यक्ति पर उपस्थिति पर बात कर रहे हैं। तो आपको बताना है कि क्या बताना है यहाँ पर, कि अधिकतम प्राथमिक शिक्षा कहाँ प्राप्त की है। तो प्रति व्यक्ति आय वाले को भूल जाएंगे हम, शिशु मृत्यु दर वाले को भूल जाएंगे, साक्षरता दर वाले को, ये उपस्थिति के बारे में बात करेंगे। हरियाणा, केरल और बिहार हमको बताए गए हैं, तो इसमें सही जवाब क्या हो जाएगा आपका, सही जवाब हो जाएगा आपका केरल, है ना। तो यहां इसको देखकर अपन क्या बता पाएंगे, केरल के अंतर्गत ज्यादा बच्चों ने, देखो ना आप यहां पर 83 पर बात कर रहे हैं कि 83 हो गए, तो ये सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15, निम्नलिखित डेटा को पढ़ें और निम्नलिखित में से उपयुक्त विकल्प का चयन करें। उत्तर प्रदेश की ग्रामीण जनसंख्या की शैक्षिक उपलब्धि श्रेणी है और पुरुष और महिला है। ग्रामीण आबादी के लिए साक्षरता दर 76% पुरुष और 54% महिला। 10 से 14 वर्ष आयु के वर्ग के ग्रामीण बच्चों के लिए साक्षरता दर 90 और 87। 10 से 14 आयु वर्ग के ग्रामीण बच्चों का स्कूल में भाग लेने का प्रतिशत 85% और 82%। तो बताने कितने प्रतिशत लड़कियां स्कूल नहीं जा पाती है ना, कितने प्रतिशत लड़कियां स्कूल नहीं जा पाती, ये तो साक्षरता दर है। अब 10 से 14 आयु वर्ग के ग्रामीण बच्चों का स्कूल में भाग लेने का प्रतिशत, जो भाग ले रहे हैं, पुरुष जा रहे हैं कितने और महिला जा रही हैं कितनी, मतलब टोटल कितना होगा 100%। 100 में से घटाएंगे ना इसको, तो पुरुष नहीं जा पा रहे हैं वो कितने, महिला नहीं जा पा रही वो कितनी। ऑप्शन क्या है, 4 दिए, 81, 69 और ऐसे कुछ करके, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा सही, ऑप्शन नंबर डी, 18% महिलाएं क्या है स्कूल नहीं जा पा रही हैं, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। क्लियर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों में से विकल्प जो विषम है उसको छांटना है। विकल्प में से आपको विषम मतलब अलग सी बात कुछ निकालनी है। पर्यटक गाइड, नाई, दर्जी और कुम्हार, एक तो ये सवाल आ गया, पर्यटक गाइड, नाई, दर्जी और कुम्हार।
शिक्षक, डॉक्टर, सब्जी विक्रेता और वकील। डाकिया, मोची, सिपाही और पुलिस का सिपाही। भारतीय रेलवे, जेट एयरवेज, दूरदर्शन और मेट्रो। चलो बात करते हैं इसमें, पहले आप आंसर देख लो। आंसर इसका होगा चौथा, ऑप्शन नंबर डी होगा। भारतीय रेलवे, जेट एयरवेज, दूरदर्शन और मेट्रो, है ना। अभी आपको बताते हैं, कई बोले सर विषम कैसे होगा। आप ये देख रहे हैं कि ये लोग अपने मन का काम कर रहे हैं, सारे के सारे, सब में। पर्यटक गाइड अपने मन से, नाई अपने मन से बना है, दर्जी अपने मन से बना है, कुम्हार मिट्टी का काम अपने मन से कर रहा है। मतलब इसमें सबकी एक विशेषता है कि सब अपने मन से काम कर रहे हैं, अपने घर पर काम कर रहे हैं, जैसा मन करता काम करेंगे, जब मन नहीं करेगा काम नहीं करेंगे। शिक्षक, डॉक्टर, सब्जी विक्रेता, वकील, इन सबको आप अगर देखेंगे तो ये क्या है, ये कहीं ना कहीं किसी ना किसी को सुविधाएं, सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। चाहे शिक्षक की बात करो, चाहे डॉक्टर की बात करो, चाहे सब्जी वाले की, चाहे वकील वाले की। शिक्षक मैं हूं कि नहीं, सेवा दे रहा हूं आपको कि नहीं, पढ़ रहा हूं आप मुझसे कि नहीं। डॉक्टर के यहाँ जाते हो सुई लगवाने कभी के नहीं, बुखार उखार तो आया होगा कभी, गोली और सुई बोतल सब चढ़ाते हैं कि नहीं। सब्जी खरीदते ना घर में, आपकी मम्मी के नहीं खरीदती तो वो आपको लेकर आता है कि अपन जाते खेत तक तोड़ने, वो तोड़ ताड़ कर ठेला में लेकर आता है ना, फिर वो हमसे उसके बदले में थोड़ी सा पैसा लेता है एक्स्ट्रा, सेवा हो गई। वकील साहब, केस हो जाता है, गड़बड़ हो जाती है कुछ, तो फिर अदालत में कौन बचाता है, वकील साहब, तो ये सेवा दे रहे हैं। डाकिया, मोची, सिपाही और पुलिसकर्मी, इनको भी आप देखेंगे कि सेवा दे रहे हैं एक तरीके से। डाकिया चिट्ठी लाता है, मोची जूते के रूप में देता है, सिपाही और पुलिस सिपाही आपको सेवाएं दे रहे हैं। इसमें आप देखेंगे कि भारतीय रेलवे, दूरदर्शन और मेट्रो, ये तीनों सरकारी हैं और जेट एयरवेज प्राइवेट है। इस तरीके से भी देख सकते हैं, है तो ये ऐसा हो गया। हालांकि आप कहेंगे कि ये सब भी हमको सेवाएं दे रहे हैं, हम दूसरे तरीके से इसको देख लेते हैं। पर्यटक गाइड, नाई, दर्जी और कुम्हार, ये क्या हो गए, आपके सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आ गए, सभी आपको सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। शिक्षक, डॉक्टर, सब्जी विक्रेता, वकील, ये भी आपको सेवाएं दे रहे हैं। डाकिया, मोची, सिपाही, पुलिस सिपाही, ये भी सब क्या कर रहे हैं, आपको सेवाएं दे रहे हैं। तो ये सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आ गए तीनों, अगर हम इस तरीके से बांटना चाहें। भारतीय रेलवे, जेट एयरवेज, दूरदर्शन, मेट्रो, ये भी सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आ गया। तो बोले आपने जवाब कैसे लगाया, तो अब जवाब कैसे लगाया, हमने स्वामित्व के आधार पर एक चीज पढ़ी थी, मालिकाना हक कैसे। पर्यटक गाइड अपनी मन की मर्जी का मालिक है, नाई मर्जी का मालिक है, दर्जी मर्जी का मालिक है, कुम्हार मतलब सब निजी। शिक्षक, डॉक्टर, सब्जी विक्रेता, वकील, ये सेवाएं दे रहे हैं और साथ ही साथ ये प्राइवेट भी हो सकते हैं। ऐसे ही डाकिया का। भारतीय रेलवे एक बड़ा संस्थान है, यहाँ पर अगर हम देखें ये सब इंडिविजुअल काम कर रहे हैं, सिपाही को बात करें, सब्जी की बात करें, वकील अकेले अकेले का। भारतीय रेलवे बहुत बड़ी संस्था सरकारी है, जेट एयरवेज प्राइवेट है, दूरदर्शन सरकारी है और मेट्रो प्राइवेट है। अगर हम इसको भी देखें ऐसे, अगर आप देखेंगे अलग, तो आप देखें भारतीय रेलवे, जेट एयरवेज और मेट्रो, ये परिवहन के साधन है, ये सूचना का साधन है। समझ में आई बात कि कैसे अलग निकाल पाएंगे, तो ये ऐसे अलग हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17, रिक्त स्थान को हमको भरना है। क्या भरेंगे हम रिक्त स्थान में, तो क्या दिया गया है हमको, एक तरफ क्षेत्र दिया गया है और एक तरफ मापदंड बताया गया, प्राथमिक, माध्यमिक और तृतीयक, है ना, जिसको आप मतलब जो शिक्षा होती है प्राथमिक, माध्यमिक और तृतीयक। प्राथमिक माध्यमिक को आप द्वितीयक भी कह सकते हैं, क्षेत्रक पढ़े हैं कि नहीं, प्राथमिक द्वितीयक, है ना, इसको क्या कह सकते हैं, द्वितीयक भी कह सकते हैं, और तृतीयक ये क्षेत्रक हमने पढ़े हैं। तो ये क्या है, आर्थिक गतिविधि की प्रकृति है, आपने पढ़ा था ना। प्राथमिक के अंदर हम बात करते हैं कि खेत से उत्पादन होगा या खनिज निकालेंगे वो, फिर प्राथमिक का जो माल है वो कच्चा माल बनेगा, द्वितीयक में कारखाना बनेगा वो, और तृतीयक का मतलब जो सेवाएं उपलब्ध कराएगा तृतीयक। मतलब प्राथमिक को हमने कहा था कृषि और सहायक क्षेत्रक, द्वितीयक को हमने कहा था विनिर्माण क्षेत्रक या कारखाना क्षेत्रक, और तृतीयक को कहा था हमने सेवा क्षेत्रक। अब बताना संगठित और असंगठित क्या है, तो रोजगार गतिविधियों की प्रकृति, सामाजिक गतिविधियों की प्रकृति, उत्पादन गतिविधियों की प्रकृति और राजनीतिक गतिविधियों की प्रकृति। संगठित और असंगठित रोजगार गतिविधियों की प्रकृति है। इस पर हम कैसे बात करते हैं कि संगठित क्षेत्र और असंगठित क्षेत्र। संगठित क्षेत्र मतलब जिनको नियम कानून सब चलते हैं और व्यवस्था से काम चलता है, टाइम फिक्स होता है, पैसा फिक्स होता है। असंगठित मतलब वो मजदूर जो चौक पर खड़े होते हैं, जिनका कुछ ना तो टाइम फिक्स होता है ना मजदूरी फिक्स होती है, काम मिल गया तो ठीक, नहीं तो लौटकर घर आ जाते हैं। अगला सवाल है प्रश्न नंबर 18, नीचे दी गई जानकारी को पढ़ें और सही विकल्प का चयन करें। रोहन ने 12% ब्याज दर पर घर खरीदने के लिए बैंक से 5 लाख रुपए का कर्जा लिया, 5 लाख का कर्जा लिया। उसने नए घर के कागजात और वेतन रिकॉर्ड बैंक में जमा करे। इस प्रक्रिया को आप क्या कहेंगे? ब्याज दर कहलाएगा, संपार्थिक कहलाएगा, मूलधन राशि कहलाएगी या किस्तें कहलाएंगी? तो खरीदने के लिए उससे 5 लाख रुपए जब लिया तो उसने कागज वागज रखे, तो ब्याज दर तो क्या हो गई, ब्याज दर तो ये कहलाती है, तो ये तो नहीं कहलाएगा। मूलधन राशि क्या हो गई, तो 5 लाख हो गई, तो ये भी नहीं कहलाएगा। और किस्तें क्या है, जो इसको बाद में भरेगा तो वो भी। संपार्थिक का मतलब होता है जमानत में रखना, मॉर्टगेज कहते हैं ना अंग्रेजी में,
जब आपको क्यों देगा बैंक, आपको क्या मालूम आप कहीं चले गए, तो फिर वो जमानत के तौर पर कोई चीज रखेगा, वो कहलाता है संपार्थिक। क्लियर? तो क्या हो जाएगा सही जवाब? ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सी अंतरराष्ट्रीय एजेंसी मुक्त व्यापार और देशों के बीच आपसी व्यापार पर काम करने की अनुमति देती है? विश्व व्यापार संगठन, IMF, UPU और FAO, है ना। तो ये बताई गई है। तो इसमें से कौन सी संस्था है जो एजेंसियों की मुक्त व्यापार की बात करती है? संस्था का नाम है विश्व व्यापार संगठन। इसको WTO भी कहते हैं, ऐसा भी लिखकर आपको आ सकता है, जिसे शॉर्ट फॉर्म इनके लिखे ना, IMF, UPU और FAO, तो ऐसा इसका भी WTO आ सकता है, तो याद रखेंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20, वैश्वीकरण के बारे में सही कथनों की पहचान करें। सरकार द्वारा बाधाओं को हटाने, विदेशी कंपनियों को फैक्ट्रियां लगाने की इजाजत, सभी कंपनियों को अपना निवेश बढ़ाने में सक्षम बनाया है, विदेशी निवेश और विदेशी व्यापार को कम किया है। ये बताना है कि भाई वैश्वीकरण के बारे में क्या सही है। 4 ऑप्शन है और पहला दूसरा, पहला तीसरा, दूसरा तीसरा, दूसरा चौथा। क्या सही है वैश्वीकरण के मामले में? पहला, सरकार ने बाधाओं को हटाया है, विदेशी कंपनियों को फैक्ट्री लगाने की इजाजत दी है कि वो लगा सकती हैं यहां पर। तो ये बात जो पहली दूसरी है वो ज्यादा सही है, तो आंसर भी पहला हो जाएगा। अब यहां से हमारा खंड बा स्टार्ट हो गया, मतलब कि अब लिखने वाली बात आ गई। टिक मारने वाला गया जमाना वापस, जमाना मतलब खंड गया, मतलब भाग गया। अब हम क्या बात करेंगे? लिखने वाली थोड़ी सी बात करेंगे, मतलब कि अति लघु उत्तरीय प्रश्न पर बात करेंगे। 1929 के दौरान अमेरिका में महामंदी के लिए उत्तरदायी किन्हीं 2 कारकों का विश्लेषण कीजिए। 1929 के दौरान अमेरिका में महामंदी के लिए किन्हीं 2 कारक, 3-4 कारक पर बात करेंगे, कोई 2 आप लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। कृषि अति उत्पादन एक समस्या बनी रही है, कृषि कीमतों में गिरावट से स्थिति और भी बदतर हुई है। कृषि उत्पादन में समस्या बनी रही, अति उत्पादन मतलब ज्यादा पैदा कर रहे थे और ज्यादा पैदा कर रहे हैं, बाजार में भेज रहे हैं, तो क्या होगा? गिरावट आएगी, पैसा नहीं मिल रहा है ज्यादा, तो क्या हो रही है? स्थिति और खराब हो गई। जैसे ही कीमतों में गिरावट आई तो कृषि आय में भी गिरावट आई। किसानों ने उत्पादन का विस्तार करने और बाजार में बड़ी मात्रा में उपज लाने की कोशिश की, लेकिन इससे कीमतों में और गिरावट आई, मतलब स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ। 1920 के दशक के मध्य में कई देशों ने अपने निवेश को अमेरिका से ऋण के माध्यम से पोषित किया, मतलब उनसे कर्जा लिया। जब सब ठीक चल रहा था तब अमेरिका से ऋण लेना आसान था, लेकिन 28 के पूर्वार्ध में, 28 की मतलब जैसे शुरुआत होती है, अमेरिका के ऋण पर निर्भर रहने वाले देशों को एक गंभीर संकट का सामना करना पड़ा। अमेरिकी ऋणों की वापसी ने शेष विश्व को अलग अलग तरीकों से प्रभावित किया। यूरोप में इसने छोटे बड़े बैंकों की विफलता और ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग जैसी मुद्राओं के पतन का कारण बना। तो इनमें से कोई 2 पॉइंट आपको लिख देने हैं, इससे हमारे 2 नंबर हमको मिल जाने हैं। अब बात करेंगे प्रश्न नंबर 22 के ऊपर कि भारत को एक धर्मनिरपेक्ष देश बनाने वाले प्रावधानों का उल्लेख कीजिए। धर्मनिरपेक्ष का मतलब क्या है कि जो भी देश किसी धर्म को विशेष महत्व नहीं देता, उस देश में कोई आधिकारिक धर्म नहीं होता, उस देश को आप धर्मनिरपेक्ष कहते हैं। उसकी नजरों में सभी धर्म बराबर होते हैं, उस देश को आप क्या कहते हैं? धर्मनिरपेक्ष कहते हैं। तो 4 और 3 अब हम बात करेंगे पॉइंट में, भारत को एक धर्मनिरपेक्ष देश बनाने के प्रावधान, 3-4 प्रावधान पर बात करेंगे, कोई 2 भी लिख देंगे आप तो काम बन जाएगा। भारतीय राज्य के लिए कोई आधिकारिक धर्म नहीं है, हमारा संविधान किसी धर्म को विशेष दर्जा नहीं देता। संविधान सभी व्यक्तियों समुदायों को किसी भी धर्म को मानने, आचरण करने और प्रचार करने या किसी धर्म का पालन नहीं करने की स्वतंत्रता देता है। मतलब आप चाहे तो आस्तिक बन जाए, चाहे तो नास्तिक बन जाए, पहली चीज हो गई। आस्तिक मतलब जो कोई धर्म की पूजा करता है, नास्तिक मतलब जो कहता है हमें कोई भगवान से मतलब नहीं, कर्म ही पूजा है, ऐसे वाले भी लोग मिलते हैं। जब आप आस्तिक बने हैं, मतलब आस्तिक और नास्तिक दोनों बन सकते हैं, और आस्तिक जब आप बने हैं तो आप किसी भी धर्म की पूजा करें, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, और या कोई भी पंथ की करें, रोज करें, कभी कभी करें, सुबह शाम करें, सुबह दोपहर शाम करें, शाम को करें, रात को 2 बजे, सरकार को कोई लेना देना नहीं है, आपका मन, बस किसी को परेशान ना करें। बोले आपने फिर माइक लगा दिया रात को 2 बजे और चालू हो गए, बोले हम मंत्र पढ़ रहे हैं, तो वो कभी कभी सामूहिक चीजों में ठीक है, लेकिन ऐसे नहीं कि रोज आप ऐसे नहीं, तो वो ये सब बातें नहीं। बाकी आपको जो करना है, जैसे मानना है आप मान सकते हैं। संविधान धर्म के आधार पर भेदभाव पर रोक लगाता है, मतलब धार्मिक तरीके से किसी प्रकार का भेदभाव संविधान नहीं करता। धर्मनिरपेक्षता का एक विचार है, धर्मनिरपेक्षता एक विचार है जो हमारे देश की नींव में से एक है, मतलब हमारे देश की खूबसूरती में से एक आप ये कह सकते हैं। ब्यूटी ऑफ द कंट्री क्या है? आपकी सेकुलरिज्म है। धर्मनिरपेक्षता भारत की सुंदरता है। संविधान धार्मिक समुदायों के भीतर समानता सुनिश्चित करने के लिए राज्य को धर्म के मामलों में हस्तक्षेप करने की अनुमति देता है ना।
तो अब ये क्या होगा कि भाई अब संविधान क्या करता है कि इनको जो सरकार है उसको मतलब धर्म के आधार पर मान लो कोई मामला बहुत बिगड़ रहा है, कुछ गड़बड़ हो रहा है, तो फिर सरकार इंटरफेयर कर सकती है, नहीं तो सरकार को कोई मतलब नहीं है, धार्मिक मामलों से कोई लेना देना नहीं होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 23, भारत में ऊर्जा संसाधनों के संरक्षण के कोई 2 उपाय आप सुझाइए, कौन कौन से उपाय हो सकते हैं। भारत में ऊर्जा संसाधन के संरक्षण के उपाय क्या क्या होंगे। तो पहली बात करें कि ऊर्जा संरक्षण को बढ़ावा देना, अक्षय ऊर्जा स्रोतों है ना, अक्षय ऊर्जा स्रोतों के उपयोगों में वृद्धि, अक्षय ऊर्जा के जो स्रोत हैं जो खत्म नहीं होते उनका उपयोग करें। हमें अपनी सीमित ऊर्जा संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए सतर्क दृष्टिकोण अपनाना होगा। मतलब कोयला पेट्रोल की जो हम बात करते हैं उसको बहुत ऐसे नहीं, गाड़ी स्टार्ट कर दी, एसी चालू कर दी, बैठे हैं ऐसे बोले ठीक है, तो कुछ अल्टरनेटिव, पेट्रोल खराब नहीं करना है, कोयला खराब नहीं करना, डीजल खराब नहीं करना, ताकि आगे आने वाली पीढ़ी को भी बचा रह सके। व्यक्तिगत वाहनों की बजाय सार्वजनिक परिवहन प्रणाली का उपयोग करें, इससे भी क्या होगा, ईंधन की बचत होगी। उपयोग ना होने पर बिजली को बंद करना, ऐसा नहीं कि चालू है भाई बटन दबाया एसी चालू कर दियो चलेगा, ऐसा नहीं करना, गए तो फिर बंद कर दो, आओगे तो फिर चालू कर लो, अपना ही घर है, कोई समस्या थोड़ी है कि आओगे तो दोबारा चालू नहीं करने देंगे। अगला है बिजली बचाने वाले उपकरणों का प्रयोग करें और ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोतों का उपयोग करें। इनमें से कुछ 2, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, जो भी 2, 3 भी आप लिखेंगे तो आपका काम बन जाएगा, जवाब सही हो जाएगा, नंबर पूरे मिल जाएंगे। इसके अथवा में एक प्रश्न है, मतलब अब इस प्रश्न के अथवा में आ गया, तो जिस प्रश्न के अथवा में पेपर वालों को जिन्हें पेपर बनाया है उनको रखना होगा वो रख देंगे, है ना, और नहीं होगा जैसे अभी कई सारे में नहीं मिला, इसमें मिल गया, तो ये इसके ऑप्शन में है, अथवा में है। सौर ऊर्जा के उपयोग में सुधार के कोई 2 उपाय आपको बताना, कोई 2 लिख देंगे क्योंकि पूछे भी कोई 2 हैं, 2 बता देंगे, पूरे 2 नंबर मिल जाएंगे। सौर ऊर्जा के उपयोग में सुधार के उपाय, सौर पैनलों की लागत कम करना, कुशल सौर पैनल मॉडल का उपयोग, अक्षय ऊर्जा के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ना, आसान स्थापना प्रक्रिया हो जाना, है ना, कि स्थापना प्रक्रिया मतलब इंस्टॉलमेंट जो है, इंस्टॉल करते हैं ना, सोलर की प्लेट लगाना, छत पे जो लगाते हैं उसको स्थापना कहते हैं। स्थापना का मतलब आप कुछ वैसा मत समझना, स्थापना का मतलब जो इंस्टॉल करते हैं, लगाते हैं, सेट करते हैं उसको, तो स्थापना प्रक्रिया आसान है। तो इनमें से कोई 2 बातें आप लिख दें, 2 और बातें हैं। उच्च केंद्रित फोटोवोल्टिक CPV सेल वाले पैनल खरीदें, मतलब ऐसे पैनल खरीदें जो ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं। छायांकित क्षेत्र में सोलर पैनल लगाने से बचें, ऐसी जगह ना लगाएं जहां छाया आती हो। इनमें से कोई 2 बातें आप लिख देंगे, हमारा सवाल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24, सरकार किन तरीकों से ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार बढ़ा सकती है। सरकार के ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार बढ़ाने का तरीका, मेगा प्रोजेक्ट शुरू करके नए बांध और नहरों का निर्माण करना, किसी क्षेत्र में तृतीयक सुविधाओं की शुरुआत करना। तृतीयक का मतलब क्या हो गया, सेवा क्षेत्र, है ना। अर्ध ग्रामीण क्षेत्रों में, ऐसे क्षेत्र, अर्ध ग्रामीण का मतलब क्या है, जो गांव से शहर की तरफ जा रहा है तो कस्बा बन जाता ना, वो अर्ध ग्रामीण क्षेत्र। तो अर्ध ग्रामीण क्षेत्र मतलब उसकी जगह आप कस्बा भी लिख सकते हैं, कस्बों में या अर्ध ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योग और सेवाओं की पहचान करना और उन्हें बढ़ावा देना। उद्योगों की स्थापना भी संभव है कि इस प्रकार के उद्योग लगा सकते हैं जो सब्जी और उत्पाद जैसे आलू, शकरकंद, इनको संसाधित करते हैं, इनकी संभावना। मान लीजिए खेत वहां आलू आ रहा है, शकरकंद आ रहा है, कुछ और, तो उसको प्रोसेस करके लंबे समय तक के लिए भेज सकते हैं, चिप्स बना दी या कुछ और कर दिया, ये सारी बातें। पर्यटन या क्षेत्रीय शिल्प उद्योग या IT जैसी नवीन सेवाओं को बढ़ावा देना, तो इनसे क्या होगा, ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार बढ़ेगा। इसमें से आप कोई 2-3 लिख देंगे तो हमारा काम बन जाएगा, चूंकि अभी हम लघु उत्तरी लिख रहे हैं। अब बात आ गई क्या, खंड C लघु उत्तरी के बारे में हम बात कर रहे हैं। यहां हमारा B खत्म हुआ, यहां C चालू हो गया, मतलब सा नंबर का हमारा खंड सा आ गया। लघु उत्तरी प्रश्न करेंगे। प्रश्न नंबर 25 आ गया, प्रथम विश्व युद्ध से भारत की सामाजिक और राजनीतिक स्थिति कैसे प्रभावित हुई है, आपको ये समझाना है। प्रथम विश्व युद्ध का भारत की सामाजिक राजनीतिक स्थिति पर प्रभाव क्या पड़ा है। 3-4 ऑप्शन आप बता देंगे। युद्ध ने एक नई आर्थिक और राजनीतिक स्थिति पैदा की है, तो प्रथम विश्व युद्ध का प्रभाव बताना। तो एक नई स्थिति कैसी पैदा करी है कि भाई बहुत बड़ा ये इकोनॉमिक कंडीशन, आर्थिक स्थिति खराब हो गई है। इससे रक्षा व्यय में भारी वृद्धि हुई, जिसे युद्ध ऋण और बढ़ते करों द्वारा वित्त पोषित किया गया। वित्त पोषित मतलब उसको फाइनेंस किया गया। सीमा शुल्क बढ़ाया गया और इनकम टैक्स लगाया गया, ये हमने देखा हुआ था चैप्टर जब पढ़ा था। युद्ध के वर्षों के दौरान कीमतों में वृद्धि हुई। 1913-1918 के बीच कीमतें दुगनी हो गई, जिससे आम लोगों के लिए अत्यधिक कठिनाई हो जाती है ना, उनके लिए कठिनाई यहां पर बढ़ जाती है कि उनको बड़ी समस्या आने लगती है। अगला है, गांव से सैनिकों की आपूर्ति की गई और ग्रामीण क्षेत्रों में जबरन भर्ती कराई गई, जिससे गांव वाले नाराज हो गए।
भारत के कई हिस्सों में फसलें खराब हो गई, जिसके परिणाम स्वरूप भोजन की भारी कमी हुई। फसल खराब होगी तो पैदा नहीं हुआ, और जो पैदा हुआ था उसको सैनिकों के लिए भेज दिया गया, तो क्या हो गया, अकाल जैसी स्थिति आएगी। महामारी भी फैल गई, उसी समय महामारी फैल गई, और महामारी फैल गई, अकाल और महामारी के परिणाम स्वरूप लाखों लोग भूख से मारे गए, या कैसे भी मारे जाते हैं, काफी संख्या में अधिकांश लोगों की मौत यहां पर हो जाती है। क्लियर बात। अब इसके अथवा में एक प्रश्न दिया गया है, क्या है अथवा में, देखें, भारतीय व्यापारियों और उद्योगपतियों ने स्वयं को सविनय अवज्ञा आंदोलन से कैसे जोड़ा, ये बताएं। या तो आप इसके पहले वाला प्रश्न कर सकते हैं या ये वाला कर सकते हैं, जो आपकी इच्छा, मतलब यहां पर स्वेच्छा पर बात है, इन सब में नहीं है लेकिन इसी बस में है ना। कैसे जोड़ा, तो भारतीय व्यापारी और उद्योगपति अपने व्यवसाय का विस्तार करने के इच्छुक थे और उन्होंने औपनिवेशिक नीतियों के खिलाफ प्रतिक्रिया व्यक्त की, जो व्यवसायिक गतिविधियों को प्रतिबंधित करती थी। मतलब उनको लग रहा था ऐसा कुछ, तो उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की, उन्होंने बताया कि भाई हमारी व्यवसायिक गतिविधियों को रोक लगती है। वे विदेशी वस्तुओं के आयात से सुरक्षा चाहते थे। मतलब ऐसा हो रहा था कि विदेश से बहुत सामान आ रहा था, वो सस्ता था और हमारा सामान टिक नहीं पा रहा था, तो ऐसी सुरक्षा चाहते थे। और रुपया और स्टर्लिंग, मतलब जो विदेशी मुद्रा थी, रुपया और स्टर्लिंग का जो हम विनिमय करते थे, तो उससे भी बड़ा नुकसान था, तो इससे आयात हतोत्साहित होता था। तो ये भी उन्होंने बोला कि ये भी नहीं होना चाहिए। ऐसे कुछ उद्देश्यों को लेकर ये गए थे। देखें, व्यवसायिक हितों को संगठित करने के लिए उन्होंने 1920 में भारतीय औद्योगिक और वाणिज्यिक कांग्रेस और 1927 में फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज FICC, जिसको फिक्की भी कहते हैं, का गठन किया। पुरुषोत्तम ठाकुर दास और GD बिरला जैसे प्रमुख उद्योगपतियों के नेतृत्व में उद्योगपति ने भारतीय अर्थव्यवस्था पर औपनिवेशिक नियंत्रण पर हमला किया। मतलब जो भारतीय अर्थव्यवस्था पर औपनिवेशिक नियंत्रण था, उस पर हमला किसके द्वारा किया गया, पुरुषोत्तम दास ठाकुर, GD बिरला के द्वारा। और सविनय अवज्ञा आंदोलन का इन्हें समर्थन किया। उन्होंने वित्तीय सहायता दी, आयातित सामान खरीदने और बेचने से इनकार कर दिया। अधिकांश व्यवसायी बिना किसी बाधा के व्यापार चाहते थे। इनमें से कोई 3 पॉइंट, क्योंकि हम 3 नंबर पर बात करेंगे, तो कोई 3 पॉइंट आप लिख देंगे, हमारा काम बन जाएगा। क्लियर। चले आगे। तो अगला प्रश्न आपके सामने, प्रश्न नंबर 26। भारत में रेलवे नेटवर्क के वितरण पैटर्न को प्रभावित करने वाले कारक का परीक्षण करना। मतलब वितरण पैटर्न जो है वो कैसे कैसे बांटते हैं, उसका परीक्षण करना। भौतिक और आर्थिक कारकों ने भारतीय रेलवे नेटवर्क के वितरण पैटर्न को निम्नलिखित तरीकों से प्रभावित किया। उत्तरी मैदान की बात करें, समतल भूमि, उच्च जनसंख्या घनत्व, समृद्ध कृषि संसाधनों ने इन मैदानों में, देखो सबसे पहले तो ये समझ लो, उत्तरी मैदान मतलब क्या होगा, वो गंगा यमुना का मैदान, तो एकदम समतल है, तो वहां पर लोग भी ज्यादा रहेंगे, जनसंख्या भी ज्यादा होगी, कृषि का उत्पाद भी ज्यादा होगा। तो क्या हो गई, समतल भूमि हो गई, उच्च जनसंख्या घनत्व हो गया, समृद्ध कृषि के संसाधन हो गए। इससे क्या हुआ, रेलवे का विकास। तो भाई लोग ज्यादा होंगे तो ज्यादा आएंगे जाएंगे, सामान ज्यादा पैदा होगा तो सामान भी ज्यादा आएगा जाएगा। हालांकि बड़ी संख्या में नदियां भी हैं, तो नदियों को अपने विस्तृत नदी तलों पर पुलों के निर्माण की आवश्यकता होती है, तभी आप फिर वो निकाल पाएंगे, ब्रिज निकाल पाएंगे। तो नदियां जो है वो बाधाएं बनाती हैं, क्योंकि आपको पुल बनाना पड़ेगा। प्रायद्वीपीय क्षेत्र और हिमालय क्षेत्र की बात करें, यह एक पहाड़ी इलाका है। रेल की पटरियां निचली पहाड़ियों, अंतरालों, सुरंगों के माध्यम से बिछाई जाती हैं। मतलब जो भी सुरंग आ गई, कोई जगह आ गई, वहां से निकालते हैं। ऐसे में रेलवे लाइन बिछाना मुश्किल है। उच्च राहत, मतलब यहां पर आप देखेंगे कि जो है समस्याएं बहुत, ऊंचाई बहुत है ना। विरल जनसंख्या, आर्थिक अवसरों की कमी के कारण हिमालय पर्वतीय क्षेत्र भी रेलवे लाइन के निर्माण के लिए अनुकूल नहीं है ना। तो यहां पर क्या लिखेंगे, सिर्फ आप ये 2 पॉइंट, विरल जनसंख्या और आर्थिक अवसरों की कमी के कारण पर्वतीय क्षेत्र भी रेलवे लाइन के निर्माण के अनुकूल नहीं है। अब बात करेंगे राजस्थान का मरुस्थल। पश्चिमी राजस्थान के रेतीली मैदान पर भी रेलवे लाइन बिछाना बहुत कठिन है, जिससे रेलवे के विकास में बाधा उत्पन्न हुई। मतलब आप समझे, रेत पर कैसे बिछाएंगे, स्थिर कैसे रहेगी, रेत खिसक जाएगी तो फिर समस्या है, तो इस कारण से ये भी कठिन है। गुजरात के दलदल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और झारखंड के वन क्षेत्र, ये भी रेलवे के विकास के लिए उपयुक्त नहीं है। तो मैदानी भाग में ज्यादा होगा, बाकी यहां पर समस्याएं आती हैं, इनको परेशानियां होती हैं। सह्याद्री के निकट खंड को केवल अंतराल या दर्रों के माध्यम से ही पार किया जा सकता है। मतलब सह्याद्री के पास जो भाग, खंड मतलब हिस्सा, तो सह्याद्री के निकटवर्ती हिस्सों को केवल अंतराल और दर्रों के माध्यम से ही पार कर सकते हैं। हालांकि पश्चिमी तट के साथ कोंकण रेलवे को विकसित किया गया है, लेकिन इसे कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जैसे कुछ हिस्सों में ट्रैक का डूब जाना, ट्रैक का धंस जाना, जमीन का खिसक जाना, ये सारी समस्याएं आती हैं। अब बात करेंगे अगले प्रश्न के ऊपर, प्रश्न नंबर 27 के ऊपर। बहुराष्ट्रीय निगम किस प्रकार अन्य कंपनियों से भिन्न है, एक उदाहरण देना है।
घरेलू कंपनियां अपने संचालन को मूल देश तक सीमित रखती हैं, जबकि बहुराष्ट्रीय कंपनियां 2 से अधिक देशों में काम करते हैं। उदाहरण के लिए इन्फोसिस। कंपनियां कई कारणों से विश्व स्तर पर विस्तार करती हैं, ज्यादातर नए बाजार प्राप्त करने, सस्ते संसाधन, परिवहन लागत में कमी, जो भी वित्तीय प्रबंधन को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करते हैं। ये लाभ बहुराष्ट्रीय निगमों के सामने आने वाले जोखिमों को भी बढ़ाते हैं। तो ये इन्फोसिस कंपनियों के कारणों, मतलब क्यों बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, तो ये हमने बात की इनकी। बहुराष्ट्रीय या इन्फोसिस, मतलब अब हम उदाहरण के तौर पर इन्फोसिस ले रहे हैं तो आप लिख सकते हैं, नहीं तो नहीं लिखें। बहुराष्ट्रीय कंपनियां वित्त प्रबंधन, घरेलू वित्तीय प्रबंधन से 6 आवश्यक तरीकों से अलग है। मतलब उनकी डिमांड थोड़ी सी अलग होती है, काम कैसे करना, ये कुछ 5-6 तरीके हैं जिनसे अलग है। अपने घरेलू वित्तीय प्रबंधन समकक्षों के विपरीत बहुराष्ट्रीय कंपनियां विनिमय दरों के अधीन होती हैं, जो विदेशों में प्रचलित मुद्रास्फीति दर के आधार पर भिन्न होता है जहां वे काम करते हैं। मतलब जिस देश में उन्होंने लगाया है वहां मुद्रास्फीति के आधार पर काम करना है। तो इसमें से आप कोई 2-3 पॉइंट 4 पॉइंट लिख देंगे तो काम हो जाएगा। अगला प्रश्न 28, लोकतांत्रिक और गैर लोकतांत्रिक सरकार के बीच अंतर बताइए। लोकतांत्रिक और गैर लोकतांत्रिक सरकार के बीच अंतर। लोकतांत्रिक सरकारें पारदर्शी, वैध और जवाबदेही होती हैं, जबकि गैर लोकतांत्रिक सरकारें अपने स्वनिर्णय से चुनी और बनाई जाती हैं। लोकतांत्रिक सरकार बिना किसी भेदभाव के सभी को गरिमा और स्वतंत्रता प्रदान करती है। विवादों को स्वनिर्णय की बजाय बहस, चर्चा और बातचीत के माध्यम से हल किया जाता है। तो लोकतांत्रिक और गैर लोकतांत्रिक में आपने देखो, आप देखना, लोकतांत्रिक सरकारें पारदर्शी, वैध और जवाबदेही होती, जबकि गैर लोकतांत्रिक सरकारें स्वनिर्णय, मतलब उन्हें निर्णय ले लिया, उन्हें मतलब नहीं है कि अच्छा लगे कि नहीं लगे। लोकतांत्रिक सरकार बिना किसी भेदभाव के सभी को गरिमा और स्वतंत्रता का अवसर प्रदान करती है, जबकि गैर लोकतांत्रिक में ऐसा नहीं होता। विवादों पर स्वनिर्णय की बजाय, मतलब निर्णय ले लिया और थोप दिया, ऐसा करने की बजाय हम क्या करते हैं, बात करते हैं, चर्चा करते हैं, बातचीत करते हैं, इनसे हल करते हैं। तो इसी कारण से आप कह सकते हैं कैसे, तो ये अंतरों पर हमने कुछ यहाँ पर बात करी। 2 अंतर और देख लीजिए आप। लोकतांत्रिक सरकारों में अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक सहयोग आम बात है कि यहाँ पर सहयोग चलता रहता, कोई बड़ी चीज आपको देखने को नहीं मिलेगी। बिना किसी भेदभाव के सभी की गरिमा को बढ़ाता है। तो इसमें से 5 में से कोई 3 पॉइंट आप लिखेंगे तो आपके 3 नंबर पक्के। अगले सवाल पर चले। तृतीय क्षेत्रक अन्य क्षेत्रों से भिन्न है, उपर्युक्त तर्कों के साथ इस कथन की पुष्टि करना है। तृतीय क्षेत्रक बुनियादी सेवा क्षेत्र है, जबकि प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्रक वे क्षेत्रक हैं जो माल उत्पादन करते हैं। हमने बात करी थी प्रथम, द्वितीय और तृतीय, हमने पढ़े हुए हैं चैप्टर के अंदर। तृतीय क्षेत्रक प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्रकों के विकास में समर्थन करता है, सेवा के रूप में देता है और सहायक होता है। तृतीय क्षेत्रक गतिविधियों उत्पादन प्रक्रिया के लिए एक सहायता है या एक सहायक के तरीके से काम करता है, कैसे उत्पादन करना है तो वो बताता है। तृतीय क्षेत्रक परिवहन, बैंकिंग, संचार आदि सेवाएं प्रदान करता है या अन्य क्षेत्रों की तुलना में अधिक रोजगार भी पैदा करता है। तो ये 4-5 पॉइंट में से आप 3 पॉइंट 4 पॉइंट ये लिख देंगे, हमारा काम बन जाएगा। अब यहां से आ गए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, मतलब लंबे लंबे प्रश्न आ जाएंगे, मतलब प्रश्न भी लंबा होगा और आंसर भी हमें लंबा लिखना होगा। फ्रांसीसी लोगों के बीच सामूहिक पहचान की भावना पैदा करने के लिए फ्रांसीसी क्रांतिकारियों द्वारा शुरू किए गए विभिन्न उपायों और प्रथाओं पर प्रकाश डालें। उत्तर, ला पैट्री मतलब क्या होता है, पितृभूमि, और ले सिटोयन नागरिक के विचारों में एक संविधान के तहत समान अधिकारों का आनंद लेने वाले एक संयुक्त समुदाय की धारणा पर जोर दिया। पूर्व शाही मानक को बदलने के लिए एक नया फ्रांसीसी ध्वज तिरंगा चुना गया है ना, एक नया तिरंगा चुना, ध्वज चुना, तो यहां पर किया गया। तीसरा क्या है, स्टेट्स जनरल को सक्रिय नागरिकों के निकाय द्वारा चुना गया और इसका नाम बदलकर नेशनल असेंबली कर दिया गया। नए भजन रचे गए, शपथ ली गई, शहीदों को याद किया गया, एक केंद्रीकृत प्रशासनिक व्यवस्था लागू की गई। इसने अपने क्षेत्र के सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून तैयार किया ना, एक कानून बनाया, केंद्रीकृत प्रशासनिक व्यवस्था। ये चैप्टर आप पढ़ सकते हैं, आप जो फ्रांसीसी क्रांति वाला चैप्टर है तो उसमें आप देख सकते हैं, आपको सारी चीजें बहुत अच्छे से बताई गई हैं। आंतरिक सीमा शुल्क देय राशि को समाप्त कर दिया गया और बाट और माप, मतलब जो तौलने और मापने की व्यवस्था थी उसको भी एक समान कर दिया गया। क्षेत्रीय बोलियों को हतोत्साहित किया गया। फ्रेंच जैसा कि पेरिस में बोली और लिखी जाती थी, इसको राष्ट्रभाषा, राष्ट्र की आम भाषा बन गई, इसको प्रोत्साहित किया गया। अब इसके अथवा में एक प्रश्न है, चाहे तो आप ये वाला कर लो, चाहे तो ये वाला कर लो। जर्मन के निर्माण में ऑटो वॉन बिस्मार्क की भूमिका पर प्रकाश डालें। पहला, पर्सिया ने राष्ट्रीय एकीकरण के आंदोलन का नेतृत्व संभाला। इसके मुख्यमंत्री ऑटो वॉन बिस्मार्क प्रशासन सेना और नौकरशाही की मदद से
की गई प्रक्रिया के वास्तुकार थे। मतलब ये क्या है कि इन सब की मदद से जो इसके मुख्यमंत्री ऑटोमन बिस्मार्क क्या है, प्रशासना नौकरशाही की मदद से की गई इस प्रक्रिया के वास्तुकार मतलब डिजाइनर थे। 7 वर्षों में डिजाइनर ना कह के क्या कहते हैं कि वो वास्तुकार का मतलब क्या होता है कि भाई जो मेन बनाता है इंजीनियर है, आर्किटेक्ट कहलाता है एक्चुअल में, अंग्रेजी में आर्किटेक्ट थे। 7 वर्षों में 3 युद्ध ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, फ्रांस के साथ पर्सिया की जीत में समाप्त हुए। पर्सिया मतलब क्या कहलाता है, प्रसा है ना। पर्सिया को आप क्या कह सकते हैं, इसको आप कह सकते हैं कि ये ऐसा भी लिख सकते हैं, ये प्रसा भी है ना। पर्सिया को ईरान वाले से मत समझ लेना, ये प्रसा है, यूरोपीय देश के बारे में बात कर रहे हैं। तो चूंकि इंग्लिश में पर्सिया लिखते हैं तो वैसा आ गया यहाँ पर, है ना। तो ये प्रसा है। प्रसा की जीत में समाप्त हुए, एकीकरण की प्रक्रिया को पूरा किया। जनवरी 1871 में वर्साय में आयोजित एक समारोह में प्रसा के राजा विलियम प्रथम को जर्मन सम्राट घोषित किया गया, है ना। प्रसा मतलब वही जो पर्सिया लिख रहे हैं, अंग्रेजी में पर्सिया लिखने का तरीका वैसा है। जनवरी 1871 को जर्मन राज्यों के राजकुमारों, सेना के प्रतिनिधियों और मुख्यमंत्री ऑटोमन बिस्मार्क सहित महत्वपूर्ण प्रसा के मंत्रियों की एक सभा प्रसा के केसर विलियम प्रथम की अध्यक्षता में, ना पर्सिया को फिर से प्रसा कह सकते हैं, केसर विलियम प्रथम की अध्यक्षता में नए जर्मन साम्राज्य की घोषणा करने के लिए वर्साय के महल में जो दर्पण हॉल है वहां पर एकत्रित हुई, वहां पर की गई। तो इनमें से कोई 2-3 बातें आप लिख देंगे, 4 बातें 5 बातें लिख देंगे तो काम बन जाएगा। बड़े बड़े पॉइंट हैं क्योंकि पश्चिम बंगाल में अधिकांश जूट मिलों के स्थान के कारणों की जांच करनी है। तो जूट उत्पादक क्षेत्र की निकटता, सस्ता जल परिवहन, मिलों को कच्चे माल की आवाजाही की सुविधा, रेलवे, सड़क मार्ग और जल मार्ग का अच्छा नेटवर्क, कच्चे जूट के प्रसंस्करण के लिए प्रचुर मात्रा में पानी, पश्चिम बंगाल और आसपास के राज्यों बिहार, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश से सस्ते मजदूर। तो ये इनके प्रमुख कुछ कारण थे। कोलकाता एक बड़े शहरी केंद्र के रूप में जूट के सामानों के निर्यात के लिए बैंकिंग, बंदरगाह और बीमा ऐसी सुविधाएं उपलब्ध कराता है। जूट उद्योग सीधे श्रमिकों और छोटे और सीमांत किसानों का समर्थन करता है, जूट की खेती में जो लगे हुए हैं उनके लिए। तो जूट उद्योग क्यों पश्चिम बंगाल में था, तो उसके बारे में जो कारण थे, तो ये कारण लिख लिए। इनमें से कम 5 तो आप लिख ही देना पेपर में, तो आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। इसके अथवा में एक प्रश्न है कि सूचना प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग के बहुआयामी पहलुओं की जांच करें। सूचना प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग के बहुआयामी पहलू क्या है? इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग में ट्रांजिस्टर सेट से लेकर टेलीविजन, टेलीफोन, सेलुलर टेलीकॉम, पेजर्स, टेलीफोन एक्सचेंजर, रडार, कंप्यूटर, दूरसंचार उद्योग के लिए आवश्यक कई अन्य उपकरणों के उत्पाद की एक विस्तृत श्रृंखला है जिसको हम सूचना प्रौद्योगिकी या इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग कहते हैं, जिसको खासतौर से बेंगलोर भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी के रूप में उभरा है। इलेक्ट्रॉनिक सामान के अन्य महत्वपूर्ण केंद्र मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद, पुणे, चेन्नई, कोलकाता, लखनऊ, कोयम्बटूर, इन सब जगह पर क्या होता है, आपका इलेक्ट्रॉनिक्स का कुछ ना कुछ काम होता है, लेकिन राजधानी ज्यादा काम कहां होता है? बेंगलोर में होता है। 18 सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क सॉफ्टवेयर विशेषज्ञों को सिंगल विंडो सेवा और उच्च डेटा संचार सुविधा प्रदान करते हैं। इस उद्योग का एक बड़ा प्रभाव रोजगार सृजन पर भी पड़ा है, बहुत रोजगार भी बनाए हैं इसने। यह जानना उत्साहजनक है कि इस क्षेत्र में 30% महिलाएं काम कर रही हैं। यह उद्योग अपने तेजी से बढ़ते बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग क्षेत्र के कारण पिछले 2-3 वर्षों में एक प्रमुख विदेशी मुद्रा अर्जक रहा है। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में निरंतर वृद्धि भारत में आईटी उद्योग की सफलता की कुंजी भी रहा है। तो ये कुछ पॉइंट है, इन पॉइंटों को हमें लिख देना है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 32 की भारत में राजनीतिक दलों की भूमिका का वर्णन करना है। क्या है? तो दलों की भूमिका निम्नलिखित है। पार्टियां चुनाव लड़ती हैं, पार्टियां विभिन्न नीतियों और कार्यक्रमों को सामने रखती हैं और मतदाता उनमें चुनते हैं। देश के लिए कानून बनाने में पार्टियां निर्णायक भूमिका निभाती हैं, पार्टियां सरकार बनाती और चलाती हैं। चुनाव में हारने वाली पार्टियां अलग अलग विचारों को आवाज देकर सरकार की विफलताओं या गलत नीतियों की आलोचना करके सत्ता में बैठे लोगों के विरोध की भूमिका निभाती है, मतलब हम क्या कहें, विपक्षी दल की भूमिका निभाती हैं। पार्टियां जनमत को आकार देती हैं, मतलब आकार का मतलब ऐसा नहीं, जनमत मतलब कि जनमत क्या आया है तो किसकी सरकार बनेगी वैसा आकार देंगी। पार्टियां लोगों को सरकारी मशीनरी, सरकारों द्वारा लागू कल्याणकारी योजनाएं तक पहुंच प्रदान करती हैं। इसके अथवा में एक और प्रश्न है, लोकतांत्रिक देशों में राजनीतिक दलों की आवश्यकता या उपयोगिता का वर्णन करना है। निर्वाचित प्रतिनिधि अपने निर्वाचन क्षेत्र के प्रति जवाबदार होंगे कि वे इलाके में क्या करते हैं। राजनीतिक दलों के उदय का सीधा संबंध प्रतिनिधि लोकतंत्रों के उदय से है। बड़े पैमाने के समाजों को प्रतिनिधि लोकतंत्र की आवश्यकता होती है। बड़े पैमाने पर, है ना, बड़े पैमाने पर लिखेंगे अपन यहाँ पर।
बड़े पैमाने पर समाजों को प्रतिनिधि लोकतंत्र की आवश्यकता होती है। जैसे जैसे समाज बड़े और जटिल होते जाएंगे, उन्हें विभिन्न मुद्दों पर अलग अलग विचार एकत्र करने और उन्हें सरकार के सामने पेश करने के लिए किसी एजेंसी या संस्था की आवश्यकता होगी। जैसे मान लीजिए कि हम कोई बात रखनी है या कोई बड़े समाज की बात, तो कैसे रखें? तो राजनीतिक पार्टी के माध्यम से आसान होता है। उन्हें विभिन्न प्रतिनिधियों को एक साथ लाने के लिए किसी तरह की आवश्यकता थी ताकि एक जिम्मेदार सरकार का गठन किया जा सके। अगला पॉइंट क्या लिखेंगे? उन्हें सरकार का समर्थन करने या उस पर लगाम लगाने, नीतियां बनाने, उन्हें न्यायोचित ठहराने या विरोध करने के लिए एक तंत्र की आवश्यकता थी। राजनीतिक दल इन जरूरतों को पूरा करते हैं जो प्रत्येक प्रतिनिधि सरकार के पास होती है। हम कह सकते हैं कि लोकतंत्र के लिए एक दल आवश्यक शर्त है। मतलब लोकतंत्र के लिए क्या है? दल एक आवश्यक शर्त है, पार्टी होनी चाहिए, तभी हम अपनी बातें रख पाएंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 33। ग्रामीण समाज में स्वयं सहायता समूह SHG सेल्फ हेल्प ग्रुप की भूमिका की व्याख्या करें। ग्रामीण समाज में स्वयं सहायता समूह की भूमिका क्या है? ग्रामीण गरीबों को व्यवस्थित करने का विचार, विशेष रूप से महिलाओं को छोटे स्वयं सहायता समूहों में संगठित करना और उनकी बचत एकत्रित करना। एक सामान्य SHG में 15 से 20 सदस्य होते हैं जो आमतौर पर एक पड़ोस से संबंधित होते हैं, आसपास के ही लोग होते हैं, मिलजुल कर, जो नियमित रूप से मिलते हैं और बचत करते हैं। लोगों की बचत करने की क्षमता के आधार पर प्रति व्यक्ति 25 रुपए से लेकर 100 रुपए तक या उससे अधिक तक की बचत होती है, उसको शामिल करते हैं। सदस्य अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए समूह से छोटे ऋण लेते हैं। हालांकि ब्याज देना पड़ता है लेकिन कम होता है साहूकारों की तुलना में। समूह इन ऋणों पर ब्याज लेता है लेकिन यह साहूकार के शुल्क से बहुत कम होता है। 1 या 2 वर्ष के बाद यदि समूह बचत में नियमित है तो वह बैंक से ऋण प्राप्त करने के भी पात्र हो जाते हैं। उनको बैंक से भी ऋण मिलेगा, कुछ अच्छा काम कर सकते हैं। ऋण समूह के नाम पर स्वीकृत किया जाता है और इसका उद्देश्य सदस्यों के लिए स्वरोजगार के अवसर पैदा करना है। सेल्फ हेल्प ग्रुप मतलब स्वयं सहायता समूह, जैसे आपने अभी कोरोना में मास्क देखे होंगे, महिलाओं ने बनाए, बहुत सारी सरकार बंटवा रही थी, तो ऐसे कुछ करना, तो रोजगार पैदा करना इनका काम है। कार्यशील पूंजी की जरूरतों को पूरा करने के लिए गिरवी रखी गई भूमि को जारी करने के लिए सदस्यों को छोटे ऋण प्रदान किए जाते हैं, उनको छोटे ऋण भी मिलते हैं। बचत और ऋण गतिविधियों के संबंध में अधिकांश महत्वपूर्ण निर्णय समूह के सदस्यों द्वारा लिए जाते हैं। समूह दिए जाने वाले ऋणों के संबंध में निर्णय लेता है। निर्णय कैसे कि क्या उसका उद्देश्य है, राशि क्या है, वसूले जाने का ब्याज क्या है, किस्त कब आएगी, कैसे चुकाएंगे, सारी बातें वो तय करता है। किसी एक सदस्य द्वारा ऋण की अदायगी न करने के किसी भी मामले पर समूह के अन्य सदस्य द्वारा गंभीरता से कार्यवाही की जाती है। तो इनमें से 10 पॉइंट अपन ने लिखे हैं, आप कम से कम 7-8 पॉइंट तो लिखेंगे ताकि हमको अच्छे नंबर मिल जाए, है ना। इसके अथवा में क्या है? तो इसके अथवा में है भारतीय अर्थव्यवस्था में भारतीय रिजर्व बैंक के तहत व्याख्या करनी है। क्या है कि महत्व की उसकी व्याख्या करेंगे, इंपॉर्टेंस क्या है वो हमें बताना है। भारतीय अर्थव्यवस्था में भारतीय रिजर्व बैंक की महत्व, यह ऋण के औपचारिक स्रोतों के कामकाज का पर्यवेक्षण करता है। जहां से हम कर्जा लेते हैं बैंकों से तो उसका पर्यवेक्षण करता है, उसकी जांच पड़ताल करता रहता है। बैंक प्राप्त जमा राशि में न्यूनतम नगद शेष राशि बनाए रखे, मतलब आपको दिन भर में जो भी जमा होता है तो एक मिनिमम अमाउंट में कुछ पैसा, जैसे मान लीजिए दिन भर में 100 रुपए आए तो आपको कम से कम 20 रुपए रखने पड़ेंगे, वो बैंक में ही रहने चाहिए। 80 आप लोन में भी बांट सकते हैं या कहीं कुछ भी कर दें, लेकिन 20 रुपए आपके बैंक में रहने चाहिए। आरबीआई मॉनिटर करता है कि बैंक वास्तव में कैश बैलेंस बनाए रखा है, जो पैसा रखना है मिनिमम वो रखा है कि नहीं है। आरबीआई देखता है कि बैंक न केवल लाभ कमाने वाले व्यवसायों और व्यापारियों को बल्कि छोटे काश्तकारों, लघु उद्योगों, छोटे कर्जदारों आदि को भी ऋण देते हैं ना। तो ये भी बैंक देखता है। यहाँ पर समय समय पर बैंकों को आरबीआई को यह जानकारी देनी होती है कि वे कितना उधार दे रहे हैं, किसको दे रहे हैं, किस ब्याज दर पर दे रहे हैं, सब कुछ इनको बताना पड़ता है। तो ये आरबीआई का महत्व है जो भारतीय अर्थव्यवस्था के अंतर्गत है। अब आ गई भैया केस आधारित प्रश्न, है ना। केस पढ़ना है, ये पूरा पैराग्राफ पढ़ेंगे, हम चैप्टर में पढ़ चुके हैं इसको। विल थॉर्न मौसमी काम की तलाश में निकलने वाले मजदूरों में से एक हैं। उन्होंने ईंटें ढोई और अन्य छोटे मोटे काम किए। वह बताते हैं कि नौकरी के इच्छुक किस तरह पैदल लंदन जाते थे। मैं हमेशा लंदन जाना चाहता था। मेरी इच्छा हमेशा एक पुराने दोस्त के खतों को पढ़कर मजबूत हो जाती थी। वह ओल्ड कैंट रोड पर जो गैस वर्क्स में काम करता। आखिरकार मैंने जाने का मन बना लिया। नवंबर 1881 में 2 दोस्तों के साथ मैं सफर पर निकल पड़ा। हम इस आशा से भरे हुए थे कि वहां पहुंचते ही अपने दोस्त की मदद से हमें रोजगार मिल जाएगा।
जब हम निकले तो हमारे पास कोई खास पैसा नहीं था। लंदन तक के रास्ते के लिए खाने और रात को ठहरने का पैसा भी नहीं था। कई दिन हम 20 मील और कई बार उससे कम पैदल चलते थे। तीसरे दिन हमारे पास पैसा खत्म हो गया। 2 रातें हमने बाहर ही सोते हुए गुजारी, एक बार भूसे के ढेर के तले और एक बार खेत में बने शेड में। लंदन पहुंचने पर मैंने अपने दोस्त को ढूंढने का प्रयास किया, लेकिन नाकामयाब रहे। पैसा तो जा ही चुका था, इसलिए अब हमारे पास देर रात तक यहाँ वहां भटकते रहने के अलावा कोई और चारा नहीं था। शाम को हम सोने का कोई ठिकाना ढूंढते। हमने एक पुरानी इमारत ढूंढी, एक रात उसमें बिताई। अगले दिन इतवार था। दोपहर बाद हम ओल्ड कैंट गैस वर्क्स पहुंचे। वहां हमने काम के लिए अर्जी दे दी। यह देखकर मेरे अचरज की सीमा नहीं रही कि जिसे हम ढूंढ रहे थे वह वहीं काम कर रहा है। उसने फोरमैन से बात की और मुझे नौकरी पर रख लिया गया। अब बात करेंगे इसके आधार पर जो प्रश्न है, ये पढ़ेंगे तो एक बार में आंसर ना मिले तो 2 बार पढ़ेंगे और फिर उसके आधार पर आप आंसर दे सकते हैं। उस प्रमुख कारक का विश्लेषण करें जिसके कारण लंदन नौकरी चाहने वालों के लिए एक आकर्षक स्थान था। औद्योगिक क्रांति और लंदन के कारखानों में रोजगार के अवसरों की उपलब्धता के कारण लोग वहां जाते थे। दूसरा क्या है, ओल्ड कैंट गैस वर्क्स द्वारा बिल थॉर्न की नियुक्ति के कारणों का विश्लेषण करना है। गैस का काम मौसमी उद्योग था उन्हें कम वेतन वाले श्रमिकों की जरूरत थी, इस कारण से मिल गया है ना। विक्टोरिया कालीन ब्रिटेन के उद्योगपतियों द्वारा मशीनों पर हाथ से काम करने वालों की प्राथमिकता का परीक्षण करें। जैसे मशीनों को बड़े पूंजी निवेश की आवश्यकता थी, मशीनें महंगी थी, अप्रभावी थी, जिनकी मरम्मत करना मुश्किल था, मजदूर कम मजदूरी पर उपलब्ध थे, मौसमी उद्योग में केवल मौसमी श्रम की आवश्यकता होती थी। तो इन सब आधारों पर हम कह सकते हैं कि उनकी प्राथमिकता क्या थी कि वो मशीनों पर ध्यान नहीं दे रहे थे। वो क्या कर रहे थे कि उनको हाथ पर जो काम होता है, मजदूरी से जो काम होता है, उस पर उनका ध्यान था। तो यहां पर हमने देखा कि भाई ये हमारा तीसरा प्रश्न हो गया। तो ये जो तीनों बात की है हमने, ये जो तीसरे वाले मतलब जो बड़ा क्वेश्चन लिखा है 2 नंबर का, उसके अलावा जो हमने बात की है वो 1-1 नंबर के, तो टोटल 4 नंबर हमें केस आधारित मिलते हैं। अगला केस, दिए गए उद्धरण को पढ़ें और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। क्या होगा, नर्मदा बचाओ आंदोलन है ना, यहां पर क्या है, ये आएगा एक नर्मदा बचाओ आंदोलन है ना। नर्मदा बचाओ आंदोलन एक गैर सरकारी संगठन है जो जनजातीय लोगों, किसानों, पर्यावरणविदों, मानवाधिकारों, कार्यकर्ताओं को गुजरात में नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध के विरोध में लामबंद करता है। मूल रूप से शुरू हुए आंदोलन जंगलों के बांध के पानी में डूबने जैसे पर्यावरणीय मुद्दों पर केंद्रित था। हाल में इस आंदोलन का लक्ष्य बांध से विस्थापित गरीब लोगों को सरकार से संपूर्ण पुनर्वास सुविधाएं दिलाना हो गया है। लोगों ने सोचा कि उनकी यातनाएं व्यर्थ नहीं जाएंगी, विस्थापन का शोक स्वीकार किया, यह विश्वास करके कि सच्चाई के प्रसार से वे मालामाल हो जाएंगे। प्रायः रिहंद उत्तरजीवियों ने हमें बताया, उन्होंने अपने करों को देश के लिए कुर्बानी के रूप में स्वीकार किया। परंतु अब 30 साल के कड़े अनुभव के बाद उनकी आजीविका और अधिक जोखिमपूर्ण हो गई है। पूछते जा रहे हैं कि हमें ही देश के लिए कुर्बानी देने के लिए क्यों चुना गया। तो इस पैराग्राफ के आधार पर हमको कुछ जवाब देने हैं, कुछ 1-1 नंबर के, 2 1-1 नंबर के और 1 2 नंबर का। सरदार सरोवर बांध किस उद्देश्य से बनाया गया? सरदार सरोवर बांध शक्ति सुरक्षा मतलब बिजली उत्पादन के लिए, सिंचाई के लिए, सूखाग्रस्त क्षेत्रों के लिए पेयजल और कई अन्य प्रासंगिक बिंदु हैं, उनके उद्देश्य से इसको बनाया गया है। दूसरा क्या है, आदिवासियों के विरोध के कारणों का विश्लेषण करें। तो एक तो भारी विस्थापन, पुनर्वास की मांग, फसल का नुकसान, आजीविका का नुकसान और अन्य कई प्रासंगिक बिंदु। तो ये ना भी लिखेंगे, 4 पॉइंट लिख देंगे तो हमारा काम हो जाता है। उन मुद्दों पर प्रकाश डालिए जिन पर नर्मदा बचाओ आंदोलन ने काम किया है। लोगों के भारी विस्थापन के खिलाफ, पर्यावरणीय मुद्दों को लेकर, आदिवासियों के पुनर्वास की मांग को लेकर, आदिवासियों को आजीविका का साधन उपलब्ध कराने को लेकर और दूसरे और कई सारे बिंदु हैं जिनको लेकर इन्हें काम किया है। अब एक और आता है हमारे पास पैराग्राफ, सत्ता के बंटवारे का एक रूप हम विभिन्न प्रकार के दबाव समूह और आंदोलन द्वारा शासन को प्रभावित और नियंत्रित करने के तरीकों में लक्ष्य कर सकते हैं। तो इसको ये पूरा पैराग्राफ हम पढ़ेंगे, फिर इसके जवाब हम लेंगे। लोकतंत्र में लोगों के सामने सत्ता के दावेदारों के बीच चुनाव का विकल्प जरूर रहना चाहिए। समकालीन लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में यह विकल्प विभिन्न पार्टियों के रूप में उपलब्ध होता है। पार्टियां सत्ता के लिए आपस में प्रतिस्पर्धा करती हैं, बड़ा धा आएगा, प्रतिस्पर्धा करती हैं। पार्टियों की यह आपसी प्रतिद्वंद्विता ही इस बात को सुनिश्चित करती है कि सत्ता एक व्यक्ति या समूह के हाथ में ना रहे, है ना।
एक बड़ी समयावधि पर गौर करें तो पाएंगे सत्ता बारी बारी से अलग अलग विचारधारा और सामाजिक समूहों वाली पार्टियों के हाथ आती जाती रही है। कई बार सत्ता की यह भागीदारी एकदम प्रत्यक्ष दिखती है, क्योंकि दो या अधिक पार्टियां मिलजुल कर चुनाव लड़ती हैं या सरकार का गठन करती हैं। लोकतंत्र में हम व्यापारी, उद्योगपति, किसान और औद्योगिक मजदूर जैसे कई संगठित हित मजदूरों को भी सक्रिय देखते हैं। सरकार की विभिन्न समितियों में सीधी भागीदारी करके नीतियों पर अपने सदस्य वर्ग के लाभ के लिए दबाव बनाकर ये समूह भी सत्ता में भागीदारी करते हैं। तो ये पैराग्राफ पढ़ा। पैराग्राफ पढ़ने के बाद सवाल आता है, ये पैराग्राफ आपकी जो पॉलिटिकल साइंस की बुक है राजनीति विज्ञान की, उसमें है चैप्टर के अंदर, तो उसको पढ़ते हैं। सत्ता का बंटवारा लोकतंत्र का एक अनिवार्य घटक है। कथन को सिद्ध करने के लिए उदाहरण दें। यह सामाजिक समूह के बीच संघर्ष की संभावना को कम करने में मदद करता है। सत्ता की साझेदारी विभिन्न राजनीतिक व्यवस्था की स्थिरता सुनिश्चित करने का एक अच्छा तरीका होता है। और इसमें दूसरे कई बिंदु भी हैं जिनको हम ऐड कर सकते हैं। केवल 2 लिखेंगे तो भी काम चलेगा, क्योंकि 1 नंबर मिलना है इसमें। सत्ता के बंटवारे का उदाहरण गठबंधन कैसे बना, मतलब गठबंधन कैसे सत्ता के बंटवारे का उदाहरण बना। तो गठबंधन कब होता है? जब कोई एक पार्टी सरकार नहीं बना पाती, 2 पार्टियां मिल जाती हैं। जब कोई एक पार्टी अकेले चुनाव नहीं लड़ पाती तो 2 या 3 पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ती हैं। जब 2 या 2 से अधिक दल चुनाव लड़ने या सरकार बनाने के लिए गठबंधन करते हैं तो सत्ता का बंटवारा इसको कहा जाता है। गठबंधन क्षेत्रीय और राष्ट्रीय दलों के बीच हो सकता है, जो फिर से सत्ता का बंटवारा का एक उदाहरण है। राजनीतिक विचारों को साझा किया जाता है यहां पर, तो ये सत्ता के बंटवारे के उदाहरण थे। राजनीतिक दल दबाव समूह और आंदोलन सत्ता में बैठे लोगों को नियंत्रित करने या प्रभावित करने में कैसे मदद करते हैं? उत्तर है पसंद की स्वतंत्रता में, है ना। पसंद की स्वतंत्रता में विभिन्न दलों के बीच प्रतिस्पर्धा होती है। पसंद मतलब हमारी क्या पसंद है, पसंद की स्वतंत्रता, हमें पसंद की स्वतंत्रता है, हमें हो सकता है ये पसंद हो। तो इसकी स्वतंत्रता में हमें हो सकता है कोई किसी पार्टी को वोट करे, कोई किसी पार्टी को वोट करे, तो वो प्रतिस्पर्धा रहती है। इस तरह की प्रतिस्पर्धा यह सुनिश्चित करती है कि सत्ता एक हाथ में ना रहे, बल्कि विभिन्न विचारधाराओं, सामाजिक समूहों, प्रतिनिधित्व करने वालों राजनीतिक दलों के बीच साझा की जाए। तो ये हमने सवाल देख लिए, केस आधारित हो गए। अब आखिरी सवाल हमारा आता है जो मानचित्र आधारित है, मतलब सब कुछ है हमारे पेपर के अंदर, बहुविकल्पीय, अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय, केस आधारित, और आखिरी प्रश्न क्या आ गया है? मानचित्र आधारित। तो मानचित्र तो आप जानते हैं भारत के दिए गए रूपरेखा मानचित्र में 2 स्थान ए और बी को चिन्हित करें, उन्हें पहचानें, उनके पास खींची गई रेखाओं पर उनका सही नाम लिखें। जैसे 1920 में इस स्थान पर आधारित राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन, मतलब तो आपको पता है कि राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन कलकत्ता में हुआ है, तो कलकत्ता हमको बनाना पड़ेगा। और वह स्थान जहां महात्मा गांधी ने नमक कानून तोड़ा था। तो सबसे पहले 1920 का स्थान, तो यहां क्या करेंगे अपन, यहां लिखेंगे कलकत्ता, है ना। सही नहीं लिखा इसमें, कलकत्ता। और क्या लिख देंगे? 1920 का पूरा 1920 का राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। वह स्थान जहां महात्मा गांधी ने नमक कानून तोड़ा। तो महात्मा गांधी यहां अहमदाबाद से चलकर आए थे, यहां से, और ऐसे चलते हुए कहां? ये दांडी है, ठीक है। क्या लिख देंगे? दांडी, और नीचे लिख देंगे गांधी जी ने यहां पर नमक कानून तोड़ा। क्लियर बात? अब ये 4 और हमको बनाने। भारत के एक रूपरेखा मानचित्र पर निम्नलिखित में से किन्हीं 3 का पता लगाएं। कोई 3 बनाने हैं, तो वो प्रश्न हो गया इतिहास का आपका, है ना। तो ये 2 नंबर का हो गया, और ये हो जाएगा 3 नंबर का। मतलब हर एक को आप बना पाएंगे तो 1-1 हो जाएगा। ये आपको दिया नहीं गया होगा, बताना होगा, पता लगाना। हीराकुंड बांध कहां? उड़ीसा में। तारापुर परमाणु बिजली घर महाराष्ट्र में। नोएडा सॉफ्टवेयर पार्क उत्तर प्रदेश में। कोच्चि बंदरगाह केरल में। सबसे पहले हीराकुंड बांध महानदी पर बना है, उड़ीसा के अंदर आएगा, छत्तीसगढ़ की बाउंड्री के बिल्कुल पास। तो क्या लिख देंगे? तारापुर परमाणु बिजली घर महाराष्ट्र में आएगा, तो यहां बना देंगे। तारापुर बिजली घर। नोएडा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, तो नोएडा कहां आता है? दिल्ली के आसपास आता है।
कोच्चि बंदरगाह कहां आता है? बस ये ऐसे बनाना है, आप लिख देंगे कोच्चि बंदरगाह है, वहां लिख देंगे नोएडा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, तारापुर परमाणु बिजली हीराकुंड। तो बस 3 बनाने हैं, अपन ने तो 4 बना दिए, 3 बना दिया आपने, पूरे नंबर पक गए। मैप में और बहुविकल्पी में ये है कि जो आपको आता है और बन गया तो नंबर कटने की कोई गुंजाइश यहां नहीं होती है। तो हमने अपना पूरा पेपर का सॉल्यूशन देख लिया जो सीबीएसई ने अभी हाल में जारी किया है ना। हालांकि वो सिर्फ इंग्लिश मीडियम में जारी किया था उन्होंने, तो अपन ने ट्रांसलेट करके हिंदी मीडियम के अंदर पूरा देख लिया क्या है, चूंकि सिलेबस सबका सेम है। आप जानते हैं कि मैग्नेट ब्रेन्स हाई क्वालिटी एजुकेशन के लिए जाना जाता है और यहां पर आपको 100% फ्री एजुकेशन मिलती है। आप हमारे वीडियो यूट्यूब के ऊपर, हमारी एप्लीकेशन पर और हमारे जो वेबसाइट है, हमारी वेबसाइट पर भी देख सकते हैं, जो कि बिल्कुल निःशुल्क है, कोई पेमेंट नहीं करना है। हमारे बहुत सारे कोर्स चलते हैं, ये कोर्स आप देख सकते हैं, सारे फ्री हैं, आपको कोई पेमेंट नहीं करना है। आप हमसे जुड़ सकते हैं अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से, यूट्यूब पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर और टेलीग्राम पर। वहां पर आप सर्च करेंगे मैग्नेट ब्रेन्स तो आप प्राप्त कर लेंगे, मतलब हमसे जुड़ जाएंगे। ये वीडियो आप देख रहे हैं मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर, तो आप हमारे चैनल मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और कमेंट सेक्शन में जाकर भी जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।